टीएमसी में जो हलचल है वो सिर्फ बगावत की कहानी नहीं है, वो उत्तराधिकार, भरोसे, परिवार, महत्वाकांक्षा और दिल्ली की लंबी चालों की कहानी भी है। तो यही स्वामी घोष सबसे पहले ममता बनर्जी को गाली दिया, डिक्टेटर बताया, कुछ भी बताया, उसका खिलाफ केस भी हुआ। स्वामी घोष को जो है वो सुष्मिता देव ने कन्विंस किया। तो एक तो स्टिक है, डंडा है, दूसरी तरफ है कैरेट। आप हमारे साथ आ जाइए, आपके यहाँ हम ये विकास का प्रोजेक्ट लगा देंगे, आपको ये प्रलोभन देंगे। मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो मानहानि का मामला होगा, लेकिन जिस तरह के अमाउंट्स के बारे में जिक्र हो रही है, मैं तो ताजुब हूं कि देश में इतना पैसा आया है कहां से। निशिकांत दुबे इस पूरे ऑपरेशन में, जो मुझे बताया गया है, विधानसभा चुनाव से पहले से लगे हुए हैं। काकोली घोष और उनके साथ 3 और सांसद लोकसभा के, ये ऑलरेडी बीजेपी के 3-4 बड़े नेताओं के संपर्क में थे, जिसमें भूपेंद्र यादव भी थे, सुनील बंसल भी थे, अमित शाह को भी इस बात की जानकारी थी और ये सारा काम पहले से चल रहा था। 2 का मेरे पास भी फोन आया था, वो जानना चाहते थे कि मर्जर होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मर्जर होना ही नहीं था, तो अगले दिन खबर आई कि वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने वही अवॉइड किया कि अपनी पार्टी के अंदर जो उनके पुराने लॉयलिस्ट 20 साल से उनके साथ थे, उनको बैक नहीं किया, अपने नेफ्यू को बैक किया। मायावती की प्रॉब्लम देखिए, इवेंचुअली बाहर निकाला, अंदर किया, लेकिन इवेंचुअली फैमिली से बाहर नहीं निकल पा रही ना। जयललिता को एमजीआर की जरूरत थी, सोनिया गांधी राजीव गांधी जी की पत्नी थी। Mamata Banerjee and to some extent Sushma Swaraj are the only 2 women leaders who did not need a male kandha to go where they are. राजदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि हिमांशु जी ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कोई पार्टी को तोड़ना, लोगों को अब्सटेन करना, ये मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, मास्टर दाम दंड भेद को आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। क्या न्यूक्लियर डील पर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तब आप उसके गवाह हैं मुझसे ज्यादा। वहाँ साम दाम दंड भेद यूज अच्छा, ठीक, फिर तो पैसे के ट्रांजैक्शन की बात भी आई थी संसद के अंदर 1 करोड़। जैसे मैं वो नहीं कह रहा। जब भी मैं हिमांशु जी को कोई बात बताता हूँ, वो बोले अरे वो पिछले 10 साल पहले ये भी हुआ था। नॉर्मलाइज हुआ है, डिफेक्शन पॉलिटिक्स हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। आपने नॉर्मलाइज कर दिया डिफेक्शन पॉलिटिक्स को, ये नॉर्मल हो गया है। पार्टी को तोड़िए। ये काम मैं तो नहीं कर रहा, ये तो राजनीति में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। कभी कोई सत्ता में होता है तो वो करता है, आज कोई दूसरा सत्ता में तो वो कर रहा है। पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ के धज्जियां उड़ा दी गई है। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा हुगली की बारिश वाली धारा जैसी रही है, तेज, भावुक और अपने रास्ते खुद बनाने वाली। लेकिन हर नदी के सामने एक दिन ये सवाल आता है कि बाढ़ बाहर से आई है या बांध अंदर से टूट रहा है। टीएमसी में जो हलचल है वो सिर्फ बगावत की कहानी नहीं है, वो उत्तराधिकार, भरोसे, परिवार, इस केस में भतीजे, महत्वाकांक्षा और दिल्ली की लंबी चालों की कहानी भी है। बंगाल में इसे लोग एक लाइन में कहते हैं कि भतीजे के प्रेम ने नुकसान किया या भाजपा की मशीनरी ने मौका भुना लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दिल्ली में सत्ता की अपनी स्मृति होती है, याद रखिए, और वो हार को भूलती नहीं है, उसे फाइल में कागज की तरह सजा करके रख लेती है। संविधान संशोधन बिल पर जो झटका सरकार को लगा, बीजेपी को लगा, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह ने इसे सिर्फ संसदीय हार माना या निजी चुनौती की तरह लिया। अगर क्षेत्रीय दल संसद में संतुलन बदल सकते हैं, तो क्या क्षेत्रीय दलों के भीतर असंतोष को हवा देना अब राष्ट्रीय राजनीति की नई रणनीति बनेगा? क्या बंगाल इस कहानी की एक कड़ी मात्र है और अगला स्टेशन क्या महाराष्ट्र है? पर बंगाल की राजनीति में चेहरों की भी अपनी कहानियां हैं। आप वो सारी कहानियां सुन रहे होंगे कुछ दिनों से। सायोनी घोष काबा मदीना वाले बयान से चर्चा में आई। वो राजनीति में कैसे आई थी, किसने उन्हें साधा, किसने समझाया, किसने उन्हें रास्ता दिखाया, और टीएमसी में वो कौन सा बड़ा चेहरा था या कहें कि सांसद था
जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के पहले से ही बीजेपी के संपर्क में था। और फिर कहानी राज्यसभा चुनावों की भी आती है, जहां संख्या छोटी होती है लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन के नाम को लेकर के जो विवाद उठा, उसमें एक सवाल लगातार तैर रहा है कि उनके अघोषित केस की जानकारी, जिसका जिक्र वो फॉर्म में नहीं कर सकी या भूल गई, वो बीजेपी तक कैसे पहुंची? ये सूचना किसने लीक की? कांग्रेस के भीतर से किसी ने पर्ची सरकाई या फिर मध्य प्रदेश या तेलंगाना से कोई सूचना गई? और राज्यसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो जाते हैं क्योंकि वहां दोस्ती, दुश्मनी और गद्दारी तीनों एक ही बैलेट में बंद मिलते हैं। तो शुरू करते हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो। आज इन्हीं सारे विषयों पर बात हम करेंगे। इस शो का नाम है, आप जानते हैं, नेता नगरी। मैं हूं कुलदीप मिश्र। पश्चिम बंगाल से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टीवी, हांगकांग और लंदन के बाद अब गोवा की यात्रा से लौटे हैं। राहुल श्रीवास्तव भी बड़े समय के बाद नेता नगरी में आए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हिमांशु मिश्रा, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इंडिया टुडे ग्रुप, नेता नगरी के स्थायी स्तंभ। कोलकाता से 2 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, प्रसून आचार्य। पश्चिम बंगाल पर आप चुनाव के पहले से ही उन्हें लगातार नेता नगरी पर देख रहे हैं, और महुआ चैटर्जी, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से काम करती हैं पर इस समय कोलकाता में हैं। आदेश रावल, कंसल्टिंग एडिटर पॉलिटिक्स, और पंकज झा, हमारे अपने पॉलिटिकल एडिटर, जो ललन टॉप के साथ हैं। राजदीप सर, आपसे शुरू करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, ये तो एक बात सही है, ये कोई आज का मरसिया नहीं है कि आइडियोलॉजी जो है एक पॉलिटिकल वैल्यू के तौर पर कैसे डिक्लाइन होती गई है। विचारधारा अब जो है महत्वपूर्ण बची नहीं राजनीति में, लेकिन इसको भी किनारे रखें और सिद्धांत की बातें भी किनारे रखें, प्रैग्मेटिज्म से देखें, प्रैग्मेटिज्म के प्रैक्टिकल चश्मे की नजर से देखें, तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में, वो क्यों हो रहा है? उसके कारण क्या होंगे? संभवतः सबसे बड़े कारण क्या हैं? उसमें बीजेपी के एस्पिरेशंस की केंद्र में हमें बहुमत लाना है, वो अधिक है, अभिषेक बनर्जी से शिकायत वो अधिक है। इसको आप इसके कारणों की व्याख्या आप किस तरीके से करेंगे राजदीप जी? T20 में क्या होता है, हर चीज फास्ट फॉरवर्ड मोड में होती है। जो 5 दिन का टेस्ट मैच हुआ करता था, 20 ओवर में खत्म हो जाता है। राजनीति में यही हो रहा है। ये जो टीएमसी के साथ हो रहा था, मुझे लगा ये 6-12 महीने लगेंगे, हो गया 1 महीने में। उसका एक कारण है, मॉनसून सेशन आ रहा है और बीजेपी चाहती है कि 2/3 बहुमत कैसे भी मिल जाए इस सेशन में, ताकि डिलिमिटेशन बिल जो अप्रैल में नहीं वो पारित कर पाए, वो कर पाए और एक तरह से पूरी तरह से देश के नक्शे को बदल दे। इसलिए ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। आपने पूछा कि ये क्यों हो रहा है या इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है। टीएमसी का अगर हम उदाहरण दें तो पुश और पुल फैक्टर्स है। पुश फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं टीएमसी जैसी पार्टी जो है वो ममता बनर्जी के पर्सनालिटी पर केंद्रित थी, बाकी वो शिवजी की बारात थी। कई लोग लेफ्ट से आए, कुछ लोग अन्य एक्टिविज्म से आए, कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री से आए, कोई फुटबॉलर आ गए। एक तरह से शिवजी की बारात बन गई थी जो केवल ममता बनर्जी के पर्सनालिटी पर केंद्रित थी। लेफ्ट के लिए एक विचारधारा हुआ करती थी। ममता बनर्जी का एक लक्ष्य था लेफ्ट को हराना। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस को भी कमजोर किया, जब वो कांग्रेस तो छोड़ गई थी, और फिर उन्होंने कोशिश की बीजेपी को कमजोर करने। तो एक तरह से विचारधारा नहीं थी, ममता बनर्जी की पर्सनालिटी थी। जैसे ही ममता बनर्जी कमजोर हो गई, चुनाव हार गई, लोगों के पास कोई ढांचा नहीं था जिस पर वो निर्भर करे और पार्टी के साथ रहे। तो ढांचा जब कमजोर होता है, एक नेता देखिए, शिवसेना कम से कम मराठी अस्मिता की बात बार बार करता था। मां माटी मानुष का मतलब क्या है? मां माटी मानुष कोई विचारधारा है? मुझे नहीं लगता। और जैसे ही नेता कमजोर होता है, एक स्लोगन है, पर स्लोगन पर आप पार्टी को इकट्ठा नहीं कर सकते। नंबर 2 कारण था कि पार्टी एक तरह से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो नंबर 2 थे, उनसे कई लोग खफा थे। मेरा उनसे इतना ही सवाल है कि जब सब कुछ ठीक था तो वो अभिषेक बनर्जी की वाहवाही कर रहे थे। ऋतुव्रतो बनर्जी जो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बंगाल में बन गए हैं, वो तो अभिषेक बनर्जी ने उनको पार्टी में लाया था।
तो अभिषेक बैनर्जी के बारे में अब कहा जाता है अहंकारी है वगैरह वगैरह वगैरह, भ्रष्टाचार उन्हीं के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये सभी लोग उन्हीं से जुड़े हुए थे, कई उनमें से जो आज हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो अभिषेक बैनर्जी एक फैक्टर बन गया कि जो ममता बनर्जी का एक्सेस था कि लोग उनके कालीघाट रेजिडेंस आ सकते थे, खुलकर बोल सकते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया और पुराने नेता खास करके रूठे हुए थे, तो वो भी एक मौका ढूंढ रहे थे। तो एक तरह जैसे मैंने कहा पुश फैक्टर, टीएमसी की कमियां कि उसमें जो इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वर्क एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं था, और इस वजह से जब नेता कमजोर होता है तो आसान हो जाता है पार्टी छोड़ना या कोई कारण देना कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरा है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर है भाजपा। जिस तरह से राजनीति साम दाम दंड भेद की राजनीति हो रही है, खास करके शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, और यहां कुछ लोग जो अमित शाह जी के करीबी हैं वो इसमें पूरा ऑपरेशन लोटस में लगे हुए हैं। मैंने पिछले हफ्ते नाम नहीं लिया था, हिमांशु जी ने निशिकांत दुबे का नाम लिया था, अब सब कुछ साफ आ रहा है कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम पर अगर आपको बताऊं कि क्या क्या ऑफर किया गया है, कैरेट और स्टिक दोनों, नहीं तो बताइए ना। में डंडा है कि आपको प्रोटेक्शन देंगे, अलग अलग चीजें देंगे, पुलिस आपके फॉलोअर के, आपके जो समर्थक हैं उनके घर पर जो पहुंची है उनको हम वापस लेंगे, जो अगर आपके खिलाफ कोई केस है या आपका तो एक तो स्टिक है, डंडा है, दूसरी तरफ है कैरेट। आप हमारे साथ आ जाइए, आपके यहाँ हम ये विकास का प्रोजेक्ट लगा देंगे, आपको ये प्रलोभन देंगे। मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो मानहानि का मामला होगा, लेकिन जिस तरह के अमाउंट्स के बारे में जिक्र हो रही है, मैं तो ताजुब हूं कि देश में इतना पैसा आया है कहां से कि लोगों को इस तरह के ऑफर्स भी हो सकते हैं। तो एक है पुल फैक्टर कि आप पावर के सही के साथ रहना चाहते हैं, और एक है पुश फैक्टर। अब दोनों एक साथ आ गए हैं। अब एक सुष्मिता देव है, वो असम से नेता है, टीएमसी की कोई पकड़ आसाम में नहीं है, एक सीट जीती है। वो हेमंत बिस्वा शर्मा को अच्छी तरह से जानती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कम टू बीजेपी, हम आपकी देखभाल करेंगे। प्रकाश चिकबरे वो नॉर्थ बंगाल के हैं जो कल राज्यसभा का मेंबरशिप छोड़ गए। उनको कहा गया देखिए नॉर्थ बंगाल में तो टीएमसी खत्म है, हमारे साथ आ जाइए, वी विल लुक आफ्टर यू। किसी एक व्यक्ति जो है उनको जो दो माइनॉरिटी एमपीज हैं, उनको डर था अगर हम वापस जाए तो कुछ होगा, नहीं डोंट वरी, हम आपकी देखभाल कर लेंगे। ये देखभाल करने के जो शब्द हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और एक माहौल भी बना है जिसमें मीडिया का भी रोल है। एक माहौल बना है कि जिसमें जो बंगाल में जिस तरह से पार्टी स्टेट है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो पूरी तरह से सभी संस्थाओं को कंट्रोल कर लेती है। ममता ने भी ये किया था, लेफ्ट ने भी ये किया था, भाजपा भी वही कर रही है। तो आपको कोई पुलिस जब आपके घर रोज आती है, आपके समर्थकों के घर रोज आती है, आप पर केस लगते हैं, एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है, चोर चोर चोर। आपको लगता है कल्याण बैनर्जी जब एयरपोर्ट पर लोगों ने चोर चोर उनको कहा, क्या वो लोग वाकई जनता थी या ऐसे लोग थे जिनको मालूम था कि कल्याण बैनर्जी कितने बजे किस फ्लाइट से कोलकाता एयरपोर्ट आ रहे हैं? ये सब हो रहा है। और साइकोलॉजिकल ऑप्स भी है। मंडे को काकोली घोष दस्तीदार मुझे कहती है हमारे पास 20 लोग हैं, और उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा था कि वी आर लाइकली टू ज्वाइन एनडीए। अब ये नहीं 4 दिन बाद ये नहीं तय है कि कितने लोग हैं, 20 हैं, 22 हैं, 24 हैं, 16 है। कुछ दिनों के लिए ये खबर चली शत्रुघ्न सिन्हा ने साइन किया है, फिर शत्रुघ्न सिन्हा का स्टेटमेंट आता है। तो एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी किया गया कि तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गई। महुआ जी, अगला सवाल मैं आगे आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ। ये ठीक है कि कैरेट एंड स्टिक, और स्टिक पर हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, बट वो जो है ना वी विल लुक आफ्टर यू जो कह रहे हैं राजदीप जी, उसका मीनिंग क्या है? क्या वो इतनी बड़ी मोटिवेशन है किसी भी नेता के लिए? क्योंकि स्पेशली सायोनी घोष की बड़ी चर्चा हुई चुनाव से पहले, स्टार प्रचारक के तौर पर, सेक्युलरिज्म की पोस्टर गर्ल के तौर पर उनको प्रचारित किया गया। उन्होंने काबा मदीना वाला बयान उनका चर्चा में रहा।
बंगाली अस्मिता को लेकर के वो कितनी मुखर होकर के मंचों पर तीनों भाषाओं में बोलती थी, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली, और बीजेपी के खिलाफ कितनी मुखर रहती थी। और उनका खेमा बदल लेना, ठीक है कि इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा है, पर ये तो ठीक ही है ना कि टीएमसी के रेबेल ग्रुप में आ गए हैं जो लोग एनडीए में जाने वाले हैं। एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी है। तो सायोनी घोष के टूट जाने की कहानी क्या है? उनको किसने अप्रोच किया? वो उनके ऐसा लगता था कि उनका एक आइडियोलॉजिकल साइड है, एक वैचारिकी उनकी एग्जिस्ट करती है, पर वो धरी की धरी रह गई और ऑफर इतना बढ़िया था कि उनके पास ऑप्शन नहीं था कि जाना कहाँ चाहिए। हुआ क्या? तो मैं, देखिए क्या हुआ इसका डिटेल तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि कांग्रेस के साथ भी उसकी बात हुई है। तो अभी भी लिस्ट में वो परमानेंटली है या नहीं है, ये 19 लोगों की लिस्ट में, इसके बारे में मुझे बाकायदा पता नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद शुरुआत में लिस्ट में नाम डला हुआ था, बाद में वो अभी नाम नहीं निकालना चाहती है, कहीं और जा रही है, या बीजेपी उनको लेने से इनकार कर रही है। ये सारे बातें चल रही है। अब हुआ क्या है, सायोनी घोष तो अपना फोन बंद करके बैठी हुई है, ये ऐसी जो सुनने में आया और समझ में आया। तो सायोनी घोष एक इज वन कैरेक्टर। आप सही कह रहे हैं, वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी बिकॉज वो अच्छी कैंपेन कर रही थी और सब कुछ ठीक है, एक्टिविज्म भी करी है और एक्टिविज्म के वजह से आई है। लेकिन बात ये है ना कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, ये सिर्फ ये कैंपेनिंग और थोड़ा एक्टिविज्म और थोड़ा ये सोशल मीडिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करने से पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं होती है। राजनीति का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आप लड़ सकते हो क्या, आप अगर आंधी में खड़े हो सकते हो क्या, तूफान को आप झेल सकते हो क्या। जब ये लोग सारे जो ऐसे, सायोनी अकेले नहीं है, बहुत जो सारे नाम है, इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं, सारे मैं नहीं कहूंगी, 19 का जो नाम आ रही है, अब वो कितना सही है कितना गलत है उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो तृणमूल पार्टी के साथ बाद में जुड़े हैं, 2011 या उसके बाद में जुड़े हैं। और उन लोगों को तो कभी इस बाद में जुड़े हैं, इसका मतलब है तृणमूल पार्टी का जो ऑपोजिशन का समय रहा है, जिस समय तृणमूल पार्टी ऑपोजिशन में रही है, जिस समय ममता बनर्जी सही हो गलत हो लेकिन सड़क पे लड़ी है, उस समय का जो वो समय उन्होंने नहीं बिताया। तो उनके लिए ना ये देखभाल करना और अपने आप को देखभाल करना बड़ा जरूरी चीज है। तो राजनीति उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप, वहां पे और किसी चीज की कमिटमेंट की जरूरत नहीं होती है। वहां पे सिर्फ, अनफॉर्चुनेट है ये हमारे देश का राजनीति में, ये हर स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे, हर जगह पे आज के दिन में हो रही है। ये बड़ा दर्दनाक बात है, लेकिन यही हो रहा है। और क्योंकि इन लोगों को राजनीति का मतलब ये है ओनली टू बी इन पावर, आप सिर्फ सत्ते में रहेंगे और आप सत्ते का जो भी चीजें हैं उसको आप भुगतेंगे, लेकिन आप कोई परेशानी भुगतेंगे नहीं, आप कोई तकलीफ आप उठाएंगे नहीं, और आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो जिंदगी है, वो बाकायदा चलता रहेगा। वो कहीं भी, कोई भी पार्टी में आसरा मिल जाए तो उससे काम चल जाएगी। तो इनके तरफ से तो बात ये है, और जो इनको लुभा रहे हैं उनके लिए तो फिर काम बड़ी आसान हो गई, क्योंकि आपको तो कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको तो और कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर अपने आप का कॉन्शियंस को ही थोड़ा दबाना है, अगर है तो वो लेके आप कहीं भी बैठ सकते हैं, और जैसे आप परफॉर्म कर रहे थे एक पार्टी के एक खेमे के लिए, आप दूसरे खेमे के लिए, दूसरे पार्टी के लिए करेंगे। उनके लिए शायद ये परफॉर्मेंस ही है, यही है। ठीक है, तो ये बात है ना। ये तो अब ममता बनर्जी के साथ जो लोग रह गए हैं, जो चुनिंदे लोग रह गए हैं, आप नाम निकाल के देख लीजिए। एक महुआ मोइत्रा उनमें से देर से राजनीति में आई है, वो अभी तक टिकी हुई है, कहाँ जाएंगी क्या करेंगी इसका मालूम नहीं है, लेकिन जो बोल रही है अगर हम उसके हिसाब से चले तो वो
अच्छी तरह से टिकी हुई है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, सौगत राय है या शोभनदेव चट्टोपाध्याय है, ये सारे लोग ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के जब बाहर निकल के आई है, जब लड़ाई की है, अपना स्पेस के लिए लड़ाई की है, अपना पार्टी तैयार की है, और फिर सीपीएम का इतना तगड़ा रेजिम के साथ लड़ाई की है, ये लोग सारे साथ में थे। कभी पिटे जाते थे, कभी अच्छा होता था, कभी अच्छे दिन होते थे इनके, कभी बुरे दिन होते थे, लेकिन साथ में ये, चाहे वो बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें वो साथ में रहे हैं और आज भी वो साथ दे रहे हैं। और जिसलिए अब शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी चेंज कर चुके हैं, लेकिन उनका जो बयान में एक बात है ना कि मेरे जब बुरे दिन थे उस समय ममता जी ने हमें सहायता किया है, इसलिए मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। अगर ये बात सच है, अगर इस बात पे वो अड़े रहते हैं, तो इसी चीज की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ वसूल, अब कोई वसूल तो दिख नहीं रही है किसी भी तरफ, ना जाने वाले का, ना जो उनको रिसीव कर रहे हैं लेने वाले का, कोई वसूल नहीं है। आप बीजेपी में देख लीजिए, शौमिक भट्टाचार्य रोज बयान दे रहे हैं कि नए जो लोग आ रहे हैं उनको हम पार्टी में नहीं लेंगे, क्योंकि 21 में ये लोग भुगत चुके थे, 21 में इनके पास पार्टी नहीं था, लोग नहीं थे, ये तृणमूल से लोग लेके अपना पार्टी बना के लड़ाई किया था, और उस समय भी अच्छा लड़ाई किया था। 77 3 सीट से 77 में पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है बंगाल जैसा पॉलिटिकल स्टेट में। अब जो ये जो गुट बनाया है, नया पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। लेकिन ये ना घाट का, ना घर का, ना रह जाए, क्योंकि बीजेपी में एक बीजेपी के प्रेसिडेंट बंगाल के शौमिक भट्टाचार्य रोज बयान दे रहे हैं कि इनको हम पार्टी में नहीं लेंगे। तो ये लोग कौन है, कहाँ जाएंगे, कितना देर तक रहेंगे, क्या करेंगे, किस तरह की देखभाल होगी इनको, इसके बारे में मुझे भी जानकारी चाहिए एक्चुअली। एक एक्सेप्शन है जो महुआ ने कहा, काकोली घोष दस्तीदार, ये पहले से ममता बनर्जी के साथ थी। वो तो 4 बार की, वो चुनाव भी हारी है। और बट आई एम सेइंग जो ज्यादातर लोग। प्रसून जी, सायोनी घोष के छोड़ने की कहानी क्या है? पहले वो लेफ्ट करते थे, सीपीएम के साथ जुड़ा हुआ था। अनिक दत्ता एक फिल्म, अभी डायरेक्टर मर गया है, थोड़ा दिन पहले वो फिल्म बनाया था भविष्य का भूत, और ममता बनर्जी उसको रिलीज नहीं करने दिया लंदन में, जो सरकारी हॉल में। तो यही सायोनी घोष सबसे पहले ममता बनर्जी को गाली दिया, डिक्टेटर बताया, कुछ भी बताया, उसका खिलाफ केस भी हुआ। और इसके बाद सायोनी घोष का खिलाफ यही तृणमूल वाले, ये ज्यादा दिन का पहले वाला बात है नहीं, ये टीएमसी का जमाना का ही बात है, सबसे आगे सायोनी घोष इसमें मुखर हुई थी। अचानक देखा कुछ दिन बाद सब चुपचाप हो गया, और सायोनी घोष कहां से सेटिंग मेटिंग कर लिया और टीएमसी में आ गया। जब टीएमसी में लीडर बनी और हर जगह प्रचार में थे, तब मैं अनिक दत्ता जो बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर, उनसे मेरा बात हुआ। तब मैंने कहा जो आपका जो माने मेन एक्ट्रेस है, अभी सत्यजीत राय का ऊपर भी एक बायोपिक बनाया था अपराजितो करके, उसमें भी सायोनी है। बोला ना वो तो लेफ्टिस्ट है, हमारा साथ जुड़ा हुआ है, रेगुलर फोन से बात होता है, अभी मर गया बेचारी अनिक दत्ता। तो मैंने बोला तब टीएमसी में काहे को ज्वाइन किया? आपका फिल्म के टाइम ममता बनर्जी को सब जाके सामने जाके गाली दिया था, सबसे ज्यादा मुखर वही थे। बोला ना, बोला मेरा अपना फिल्म करियर के लिए मैं दीदी का साथ हूं। और सीपीएम का प्रदर्शनकारी का एक मौत हो गया था एक जुलूस में, उसका परिवार के लिए चांदा इकट्ठा हुआ था, वहां भी सायोनी घोष चांदा दिया, तब भी ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का साथ थे। तो मैं जिसको सायोनी घोष एकदम सामने लेकर आया तो बड़ा आश्चर्य हो गया। जो ये लोग जो फिल्म स्टार वाले हैं ना, वो भाषण बहुत ज्यादा अच्छा देते हैं। तो मैं कई बार अनिक दत्त को कहा, 2-3 बार तो कह चुके हैं कि आपका नंबर 1 है, एक्ट्रेस है, सब ठीक ही है, लेकिन अभी तो दे रहा है, जो गाली दे रहा है दूसरे को। बोला देखिए क्या होता है, मेरे को तो बोलता है मेरा विचारधारा सीपीएम के साथ जुड़ा हुआ, और फिर बन गया ममता बनर्जी का एमपी। अभी देखिए इसका बाद अभिषेक बनर्जी के साथ बहुत करीब थे, और फिर सायोनी घोष बोलने लगा, इसी प्रकार से भाषण देने लगी, जो जैसा लगा सबसे ज्यादा वो गांधीवादी विचारधारा का साथ और गोडसेवादी का खिलाफ है, भाजपा का खिलाफ है। अभी देखिए क्या हुआ। तो ये जो फिल्म स्टार होते हैं ना, उसको अपना स्वार्थ के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो हमको लगा वही सायोनी घोष
जिस प्रकार से सबका सामने विजुअल सामने आया, मुंह ढक के एकदम कोरोना का टाइम का जो दृश्य देखा है, दमदम एयरपोर्ट में निकले हुए है, इसका कारण वही है। उसका अपना विचारधारा कुछ है नहीं। वो जब जो मन करता है, जिसका साथ वो फिट होता है, सूट कर जाता है। बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं। उसका पिताजी के इलेक्ट्रिक बिजनेस थी और उसको आगे बढ़ाने के लिए फिल्म करने, ऐसा कुछ मशहूर कोई कलाकार वो था नहीं, तो ऐसा उसका विचारधारा अभी बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। अभी रुद्रनील घोष यहाँ का जो बहुत सारे फिल्म स्टार बीजेपी के साथ में है, आने वाला दिन में उसका अच्छा काम मिलेगा। तो इसी के चलते वो क्या हिमांशु जी, ये मतलब इस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है कि ऐसा लग रहा था कि ये तो नहीं छोड़ेंगी, ये शायद महुआ मोइत्रा इसके बाद छोड़ देंगी, तो फिर उनकी चर्चा सबसे ज्यादा होने लगेगी, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल आधार पर बहुत भाषण उन्होंने दिए हैं, संसद में संबोधन दिए हैं। पर सायोनी घोष को क्रैक किसने किया एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल इसमें कुलदीप, जो हम तक जानकारी आई है वो जानकारी साफ साफ ये है कि सायोनी घोष को जो है वो सुष्मिता देव ने कन्विंस किया, और 9 तारीख की रात को जो है सुष्मिता देव और सायोनी घोष जो है वो भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं और निशिकांत दुबे से उन्होंने मुलाकात की थी, और वहां उनको कन्विंस किया गया, उनको बताया गया कि ये है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुष्मिता देव और सायोनी घोष जो है वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। हमको जो जानकारी भी मिली है वो यही है कि सायोनी घोष भी जो है उनका आसाम के साथ रिश्ता है, उनका जन्म स्थान जो है वो आसाम में है, ऐसा हमको जानकारी में मिला है। और उसके बाद आप देखेंगे तो सुष्मिता देव जो है उन्होंने जो है हिमंता विश्व शर्मा से मुलाकात की, और उसके बाद सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है चीजें बदलती चली गई। और जो सायोनी घोष है उनके लिए कहा गया था कि वो ममता बनर्जी की बहुत करीबी हैं, वो नहीं छोड़ के जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब राजनीति में कुछ चीजें बिगड़ती हैं तो इतनी बिगड़ती चली जाती हैं कि जो साथ खड़े होते हैं सबसे पहले वही छोड़ के जाते हैं। एक यंग एमपीज का ग्रुप है जिसमें निशिकांत दुबे को आप यंग समझे या नहीं समझे वो बात अलग है। निशिकांत दुबे, अनुराग, तो फिर आप सुप्रिया सुले भी हैं, श्रीकांत शिंदे, ये अब ये यंग एमपीज का ग्रुप है, ये अक्सर मिलते हैं। तो ये ग्रुप जो है इसका इनके जो संपर्क सभी पार्टियों के लोगों से है। ज्यादातर इनके एनडीए में एमपीज हैं, लेकिन इनके संपर्क हर पार्टी के एमपीज से हैं। तो इन्होंने एक बड़ा रोल भी अदा किया। ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कोशिश की है कि जितने भी उनके तृणमूल कांग्रेस में कनेक्शंस थे उनका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया, और भूपेंद्र यादव के घर सबको भेजा गया, और शुवेंदु अधिकारी रिमोट भी इसको एक तरह से इस पूरे सुपरवाइज कर रहे थे। कोलकाता से वो दिल्ली भी बार बार आए, मुझे लगता है 3 बार एक हफ्ते में वो कोलकाता से दिल्ली आए हैं। और फिर उनके ऊपर तो है एक व्यक्ति जिसका जो पूरी तरह से इस मामले को कंट्रोल करते हैं। एक चीज जरूर है, राजदीप जी जिस ग्रुप का कह रहे हैं वो ग्रुप आज का नहीं है, वो 2009 से बना है। नहीं, पर अब नए लोग आ गए हैं, नए लोग। सर मैं वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए। जब आप ये ग्रुप कहते हैं तो आप क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की बात? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, वो लोग आपस में लंच और डिनर्स करते हैं, बैठते हैं। वो स्टार्ट हुआ था प्रिया दत्त, उसमें निशिकांत दुबे, उसमें हरसिमरत कौर बादल, सुप्रिया सुले, अब उसमें लोग आते हैं और जुड़ जाते हैं। कुछ लोग जो राजनीति में चुनाव हार जाए बाहर हो जाते हैं, जो नए जीतते हैं वो आ जाते हैं। उसमें श्रीकांत शिंदे भी हैं, उसमें क्रॉस पार्टी ग्रुप है वो, कनिमोजी भी हैं, उसमें सुप्रिया सुले अदी भी हैं, सीएम रमेश हैं, ये तमाम लोग हैं ऐसे। अब तो ठीक हो ना राजदीप जी? ये राजदीप और हिमांशु दोनों सही कह रहे हैं। और ये ग्रुप का शुरुआत जो है वो पुराना पार्लियामेंट हाउस का सेंट्रल हॉल में हुआ था, और वो सेंट्रल हॉल में साथ में बैठते थे, और सेंट्रल हॉल में सारे वहां पे इनका मेन बैठना होता था, और फिर पार्लियामेंट के बाद आपस में भी मिलते थे, वो अलग बात है। तो एक समय महुआ मोइत्रा भी उस ग्रुप के पार्ट
बनी थी। और मेरे जानकारी के हिसाब से ये जो राजदीप कह रहे हैं कि नए लोग उसमें जुड़े हैं, उसमें सायोनी घोष भी थी। एक जमाने में राजनीति में लोग आपस में मिलते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद होगा पार्लियामेंट के बाहर मिलते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि क्योंकि पॉलिटिकल करियर बन गया है, इट इज नॉट अबाउट विचारधारा आइडिया करियर। महुआ ने बिल्कुल सही कहा, करियर इज क्या चाहते हैं कि हम पावर के नजदीक रहे। और बंगाल जैसे राज्य में, जहां जैसे मैंने कहा पार्टी स्टेट है, जो सत्ता में पूरी कंट्रोल करता है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री को लीजिए, म्यूजिक इंडस्ट्री को लीजिए, सब कंट्रोल जो सत्ता में होता है वो करता है। तो लोगों को लगता है अगर हम सत्ता के साथ जुड़ जाए तो अच्छा होगा। और यही मुझे जो जानकारी है, कई लोगों को इसी तरह से कन्विंस किया कि अगर आप सत्ता के साथ जुड़ जाए तो आपके कंस्टिट्यूंसी में विकास हो जाएगा, आपकी देखभाल हो जाएगी और सब कुछ चंगा है। फिर आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। ये जो बात हो रही थी कि निशिकांत दुबे और सुप्रिया सुले, अनुराग ठाकुर, ये सब जो पार्टी मतलब कई सांसदों का एक ग्रुप था, इसमें से कई लोग हटे। जैसे सुप्रिया सुले से निशिकांत दुबे की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और उसके बाद जब ये ऑपरेशन हुआ शिवसेना के अंदर में, तो अपेक्षा की गई थी कि उसमें निशिकांत दुबे उसमें भी हवन करें, लेकिन उनके जरिए नहीं हुआ, किसी और के जरिए हुआ। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ तो उसमें निशिकांत दुबे संजीव बालियान के साथ चले गए, अनुराग ठाकुर राजीव प्रताप रूडी के साथ चले गए। तो ये ग्रुप अब धीरे धीरे छोटा पड़ गया है। लेकिन हिमांशु जी सही कह रहे हैं कि ये जो मामला है सायोनी घोष का, जो वो भूपेंद्र यादव के यहाँ शाम वाली बैठक में थे, शुभेंदु अधिकारी भी थे वहां पर, और उनके गाड़ी से निकलते हुए वीडियो भी आए हैं। और सायोनी घोष इसी ब्लॉक में जाएंगी, तो वो कांग्रेस में नहीं जाएंगी, और सुष्मिता देव, लेकिन उसमें पहल जो हुई थी वो निशिकांत दुबे की तरफ से हुई थी। और यही नहीं, निशिकांत दुबे इस पूरे ऑपरेशन में, जो मुझे बताया गया है, विधानसभा चुनाव से पहले से लगे हुए हैं। एक जो और बड़ी जानकारी दे दूं आपको, वो ये है कि काकोली घोष दस्तीदार, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 4 दशक से, जब पार्टी भी नहीं बनी थी टीएमसी की, तब से वो ममता दीदी के साथ हैं। मुझे ये बताया गया कि एक तरीके से तय हो गया कि इस बार वो गलती नहीं करेगी बीजेपी कि टीएमसी के किसी नेता को विधानसभा चुनाव में लाएगी। सिर्फ एक पूर्व विधायक को शुभेंदु अधिकारी लेकर आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। ये तय हो गया कि तो नहीं करना है। लेकिन लोकसभा में जब आप बैठते हैं, कैंटीन में बातें वगैरह करते हैं, तो काकोली घोष ने वहीं पर निशिकांत दुबे से अपनी नाराजगी जताई थी। मतलब ये बात विधानसभा चुनाव से पहले की है। और मुझे ये बताया गया कि जब विधानसभा चुनाव प्रचार वगैरह चल रहा था, काकोली घोष और उनके साथ 3 और सांसद लोकसभा के, ये ऑलरेडी बीजेपी के 3-4 बड़े नेताओं के संपर्क में थे, जिसमें भूपेंद्र यादव भी थे, सुनील बंसल भी थे, अमित शाह को भी इस बात की जानकारी थी। और ये सारा काम पहले से चल रहा था। ये नहीं था कि टीएमसी हार गई और उसके बाद अचानक से हो गया। 4 लोगों के बारे में जानकारी थी, और ये काकोली घोष के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा था पहले से। विधानसभा चुनाव के समय से की बात बता रहा हूं। एक और नाम है सीएम रमेश। सीएम रमेश भी इस ग्रुप के बड़े किरदार हैं। पहले तेलुगु देशम में हुआ करते थे, वो वॉशिंग मशीन के जरिए बीजेपी में अब आ गए हैं और बीजेपी के अब सांसद हैं। और क्योंकि उन पर भी केसेस हुआ करते थे जब वो टीडीपी में थे, तो वो अब बीजेपी में आ गए हैं, और वो भी एक बड़े प्रमुख किरदार है इस पूरे ऑपरेशन में। उनका भी एक रोल है, वो भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए ना, ये एक पॉलिटिकल करियरिस्ट का जो ग्रुप बना है, और उसमें क्या होता है ये अब पता चल रहा है धीरे धीरे सबको। हिमांशु जी के चेहरे में मुस्कान है, वो शायद वो ज्यादा राजदीप जी सिर्फ मेरे ही चेहरे पे मुस्कान दिखती है हमेशा। एक चीज और जो हिमांशु संक्षेप में कह दीजिए, अभी मैं 2 लोगों से बात ही नहीं करता। छोटी सी एक चीज है जिसका जिक्र अभी पंकज जी कर रहे थे, वो महिला आरक्षण बिल के दौरान, चर्चा के दौरान ये आया था कि कुछ सांसद जो हैं वो टीएमसी से नाराज हैं, और इसकी जानकारी जो है वो बीजेपी आलाकमान के पास पहुंचा दी गई थी। तो उसके हिसाब से उनको ये लगा था इस बार जो है वो मैदान पूरी तरीके से फतेह हो सकता है। जनता ही नहीं, एक तरीके से पार्टी की जो एक लीडरशिप है उसमें भी अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। और मुझे लगता है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से उठाया, और विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ हुआ है वो हम सब जानते हैं। ठीक है, राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल सर, अब आप इसको किस ओर इसकी लीगल लड़ाई किस ओर जाता हुआ देखते हैं? ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन लोटस है क्या, जिसमें
दूसरी पार्टी के लोग अपनी पार्टी मतलब दूसरी ये ज्वाइन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, पर वो एक रेबेल गुट बन जाते हैं और जो मुख्य वो जो पार्टी थी उस ये कहते हैं कि हम ही असली पार्टी हैं। हमने एलजेपी के समय ये देख चुके हैं, हम एनसीपी के समय देख चुके हैं और शिवसेना के समय देख चुके हैं कि पार्टी विपक्षी पार्टी पर ही रेबेल गुट का बैक्ड बाय बीजेपी कब्जा कर ले और जो मुख्य लीडर हुआ करते थे जैसे कि उद्धव ठाकरे, जैसे कि शरद पवार, उनको कॉर्नर कर दिया जाए और एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए हमारी राजनीति के लिए मुफीद है उसके हाथ में वो पार्टी चली जाए। क्या अब टीएमसी के सामने भी हम ही असली पार्टी हैं, ममता बनर्जी और रेबेल गुट के सामने यही संकट आने वाला है भविष्य में? देखिए कुलदीप, बेसिकली अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू द शिवसेना इन महाराष्ट्र। क्राइसिस यहां पे ये है कि हम जब कह रहे हैं ना ऑपरेशन लोटस, ये ऑपरेशन लोटस जो होता है ना, अगर आप उसको लिटरली ले आए जमीन पे तो कमल जो है वो बिना कीचड़ के नहीं उगता है। क्या है कि रीजनल पार्टीज को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इवेंचुअली दे हैव टू क्रिएट अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करते, आप भानुमति का कुनबा जोड़ते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं इवेंचुअली जो आपकी विनेबिलिटी के कारण आ रहे हैं, जो पावर में साथ में होने के लिए आ रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ यही हुआ कि ममता बनर्जी की विनेबिलिटी इतनी अच्छी हो गई कंपेयर टू द लेफ्ट दैट लोग उनको छोड़ करके नेता आने लगे जिनका पॉलिटिकल वजूद नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि आप सत्ता में रहते हैं तो आप एक पॉलिटिकल हायरार्की क्रिएट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने के लिए। इफ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ अटल एंड अडवाणी, आज के आपके तमाम लीडर यानी नरेंद्र मोदी, अगर आप कहें तो बेशक आप उनको पुराने इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि बट ही वॉज इवेंचुअली अटल के अडवाणीज प्रोटेजे। अगर आप प्रमोद महाजन को देखें, अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़ा किया। राजनीत सिंह एक पॉलिटिकल सिस्टम की प्रोडक्ट हैं, लंबे चल करके आगे सामने आए हैं। द क्राइसिस जहां पे भी, कांग्रेस की भी क्राइसिस यही है कि आपने निरंतर अपने स्टेट लीडरशिप को कमजोर करते गए, आपने सेंटर में कोई लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी और आपका रिकोर्स क्या रहा कि जब भी मौका लगा आपने फैमिली के ऊपर लीन किया। बी इट लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, उसके बाद उनका बेटा अखिलेश फेस्ड ए सिमिलर क्राइसिस, अखिलेश हैज डन स्लाइटली बेटर। शिवसेना, एनसीपी, आप देखिए कि ज्यादातर की कहानी वही है कि जहां आप पार्टी का कार्डर और लीडरशिप नहीं क्रिएट करते मगर आप एक ऐसा कुनबा जोड़ लेते हैं जो कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट्स का होता है। उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं होती मगर वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग उनकी बन जाती है इसलिए क्योंकि वो किसी बड़े नेता की शैडो में ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर आप इसी से सिमिली उड़ाएं तो कहीं कहीं याद रखिए कि जैसे पंकज ने कहा, काकोली जो थी वो चुनाव के 3-4 महीने पहले से अच्छी तरह से 3-4 एमपीज के साथ में, लीडर्स के साथ में बीजेपी के कांटेक्ट में थी। और अगर मैं इसको कहूं कि रास्ता कहां जा रहा है, ये रास्ता अगर आप मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स 3-4 के शायद बात हो रही है, अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, वो रिजाइन करेंगे। वो रिजाइन करेंगे क्योंकि वहां पे नंबर्स ऐसे नहीं है कि वो एक अलग ग्रुप फॉर्म कर सके टीएमसी की मौजूदा स्ट्रेंथ को देखते हुए, और वो उनको तोड़कर वो रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दूसरा ग्रुप बनता है जो लोकसभा वाला ग्रुप है, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि दे विल नॉट रिजाइन। वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और ग्रुप फॉर्म क्यों करेंगे, ये एक डिफरेंस क्यों है राज्यसभा लोकसभा में? याद रखिए कि राज्यसभा में और लोकसभा में फर्क यह है एमपीस का टीएमसी के कि जो लोकसभा के सांसद हैं उनके खिलाफ एक डिस्प्लेजर है पब्लिक के अंदर, नाराजगी है पब्लिक में, तो उनको बीजेपी इस समय एब्जॉर्ब नहीं करना चाहेगी, उनको रिजाइन नहीं कराए क्योंकि उनको गारंटी है कि वो दोबारा चुन करके मौजूदा माहौल में नहीं आएंगे। और बीजेपी अगर उनको इंडक्ट कर लेती है तो विधानसभा में जो बीजेपी ने गलती नहीं की कि टीएमसी के टर्न कोर्ट्स को लिया, उनको फील्ड नहीं किया और अच्छा रिजल्ट आया, वो गलती बीजेपी लोकसभा में नहीं करेगी। दैट इज वाई दे विल रिमेन एज अ सर्टेन ग्रुप। नाउ उसमें खेल क्या है? खेल यह है कि वही जो शिवसेना का खेल था, बीजेपी अब उस अप्रोच पे जा रही है कि जहां जहां उसके
किसी समय में झंडे नहीं दिखाई दिया करते थे। वेस्ट बंगाल है, एक समय पे 20 साल पहले, जब राजदीप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का इतना दबदबा था, बीजेपी उनकी स्टेपनी की तरह से थी कि बीजेपी के झंडे महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देते थे। बीजेपी को अपना झंडा बुलंद करना था, उसने अपना धीरे धीरे अपना काम किया, लेकिन शिवसेना का झंडा तब भी उसमें एक एमिनेंस थी और उस झंडे को डिमिनिश करना था। तो उसके लिए शिवसेना का सिंबल चाहिए था, झंडा चाहिए था, नेता चाहिए थे, ग्रास रूट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर चाहिए थे, एक वर्टिकल स्प्लिट करके जिससे एक नई एंटिटी खड़ी की जा सके। द आइडिया हियर इज टू फिनिश ऑफ द ओल्ड ममता बनर्जी टीएमसी। पुरानी ममता बनर्जी टीएमसी की जगह एक वीकेंड टीएमसी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, और बंगाल में उसको एडवांटेज है। बीजेपी को बंगाल में एडवांटेज ये है कंपेयर टू महाराष्ट्र कि वहां पे महाराष्ट्र में आज भी कांग्रेस का वजूद जिंदा है। एनसीपी कमजोर हुई है शरद पवार की, मगर शरद पवार स्टिल हैज सर्टेन पेल्फ इन महाराष्ट्र। लेकिन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का स्ट्रक्चर इतना कमजोर हो चुका है कि अगर टीएमसी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है तो बीजेपी के पास एक लंबे समय के लिए, कम से कम नेक्स्ट लोकसभा चुनाव के लिए, एक रनअवे एडवांटेज है कि बीजेपी के सामने टीएमसी कमजोर हो चुकी होगी, कांग्रेस और लेफ्ट उतनी मजबूत नहीं होगी, तो कांग्रेस में बीजेपी के लिए लोकसभा का रास्ता बंगाल में अच्छा हो जाएगा। आई थिंक ये जो फॉर्मूला है कि फिनिश ऑफ द राइवल, पॉलिटिकल राइवल, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम उस राज्य में बना हुआ था, जिससे कि आप उस दुश्मन को कमजोर करके अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकें। आई थिंक वो सिंपल तरीका है। एक बीजेपी को वार्निंग आई है, जो कि स्वपन दास गुप्ता का अगर आपने ट्वीट देखा हो कि उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं स्वपन, आई नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस 1985, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ट्वीट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में आने के बाद हम मैग्नेट बन जाए उन्हीं काडर के लिए जिन लोगों ने बंगाल में इस तरह के काम किए थे जिससे कि टीएमसी को मुश्किलात हुई। और उसके लिए बीजेपी एक सजगता दिखाएगी। वो जो लग रहा है बीजेपी के अंदर, एक खबर आ रही है कि एक कैंप लगाने की, प्रशिक्षण कैंप लगाने की बात हो रही है, इस महीने हो सकता है, अगले महीने हो सकता है, जिसमें कार्डर आइडेंटिफिकेशन और कार्डर को समझाना कि किस तरह से काम करना है, क्या टेनेट्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, ये करना होगा। तो बीजेपी इस चीज को लेकर के कॉन्शियस है। देखिए कि कार्डर में किस तरह का इन्फ्लुएंस आएगा, क्या बाहर के लोग आएंगे, और दूसरा जो सांसद लोकसभा के हैं, क्या उनके आ जाने से उनको पता है कि नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो बंगाल में बीजेपी जो है वो कदम फूंक फूंक के रख रही है, मगर द फैक्ट रिमेन्स कि इट्स अ डेमोक्रेटिक सेटबैक। एक पॉलिटिकल पार्टी जब खड़ी होती है, इट रिप्रेजेंट्स द एस्पिरेशंस ऑफ अ पब्लिक। क्या है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव हार जाना अपने कामों से लाजमी है कि दैट्स अ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, दैट्स द विल ऑफ द पीपल। मगर उस पॉलिटिकल पार्टी के वीक लिंक्स जो हैं, उसके अंदर बेशक उसी पार्टी ने कंट्रीब्यूट किया हो, ऐसे लोग अपने साथ जोड़े हो जो कि पॉलिटिकली जीरो वेट कैरी करते हो, और वो इसलिए कि जिससे मेरी लीडरशिप को कभी चैलेंज ना करें, इस कमजोरी का फायदा उठा करके अभिषेक बैनर्जी बहाना बने हैं नहीं। जिस तरह से कि शिवसेना में बहाना बना था कि बाला साहब ठाकरे के उसूलों से दूर चली गई है शिवसेना, उसी बहाने तरह का एक बहाना ढूंढ करके पॉलिटिकल पार्टी को इस हाशिए पे ले आना। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल पॉलिटिकल पंडित्स एंड इवन द पब्लिक टू डिबेट। 4 मई की शाम 4 बजे के बाद ना बिल्कुल बंगाल में बीजेपी बदल गई है। सुनील बंसल आज वहां पहुंचे हैं, आपको बताऊं 20 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, 21 तारीख को वहां योगा दिवस पर भी प्रधानमंत्री। एक बड़ा, अभी सबसे पहले कुछ लोगों को ट्रेन किया जाएगा बीजेपी के अंदर कि जो नए लोग आ रहे हैं ना, जो टीएमसी से, और जिसका विरोध भी हो रहा है बार बार। अब श्रमिक भट्टाचार्य जो वहां के स्टेट प्रेसिडेंट ने कह रहे हैं कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, तो उन सबको पहले ट्रेन किया जाएगा पार्टी के अंदर में कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इन सबके साथ हमको एक कनेक्ट बना के रखना है, कितनी दूर तक जाना है, कितनी दूर तक छोड़ना है। और ये बाकी लोगों को कार्डर तक ट्रेन करेंगे। वहां जो कैरम क्लब है और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल के लिए जो क्लब चलते हैं,
उन क्लबों पर भी इसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा जिस तरीके से टीएमसी के जमाने में था कि बात बिगड़े नहीं। बीजेपी को पता है कि जो पहले हो चुका है वो खतरा उसके सामने भी। वो कल्चर को चेंज करना है। आदेश जी, ममता बनर्जी दिल्ली में रही, सोनिया गांधी से मुलाकात की मल्टीपल टाइम्स, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। खबरें ये चल गई थी कि एक मर्जर भी एक संभावना है, अपने जाते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों को रोकने के लिए यही रास्ता आप टीएमसी के पास बचा है। हालांकि फिर उस खबर का खंडन भी आ गया और पत्रकारों ने ही लिख दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या अभी जानकारी आई है कि बात क्या हुई थी ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच, अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच, कुछ पता चला? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली आई थी और जब वो चुनाव हार गई तो उन्होंने फर्स्ट डे एक बात कही थी कि हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और यही मेरा मकसद है अब। और आप याद कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को या लेफ्ट को नहीं दी थी। यानी ऐसा भी कहते हैं कई लोग जो जानकार हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ही नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनने दिया था इंडिया अलायंस का, और अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि खड़गे साहब क्यों नहीं हो सकते, वो एक दलित नेता है। तो वहां से ये मैं शुरुआत थोड़ी इसलिए पहले कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब जिस दिन ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं तो उनको इंडिया अलायंस की याद आती है, और फिर जिस दिन अभिषेक के ऊपर हमला होता है तो राहुल गांधी ममता बनर्जी को फोन करके कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वहां कोई दिक्कत उपचार में आ रही है तो मैं उनको हैदराबाद शिफ्ट कर देता हूँ और वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वहां हम देख लेंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है, हम ही मैनेज कर लेंगे। तो अब बात आई थी कि यही ममता बनर्जी ने 3 फोन किए राहुल गांधी को और कहा कि आप वोट चोरी के मुद्दे पे इंडिया अलायंस की बैठक बुलाइए। उस दिन एक चीज जरूर हुई थी कि जो राहुल गांधी जिनकी लीडरशिप को कोई मानने के लिए राजी नहीं था 2024 से पहले, जिनको नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ी थी विपक्ष को एकजुट करने के लिए, उसी दिन राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता हो गए थे जब ममता बनर्जी ने फोन करके ये कहा कि हाँ आप बैठक बुलाइए और वोट चोरी के मुद्दे पे बुलाइए। जब वोट चोरी पे बात हुई, यात्रा हुई, बिहार में हुई, दिल्ली में बातचीत हुई, बैठकें हुई, ममता ने कभी समर्थन नहीं किया। लेकिन अब ये जो बैठक बुलाई गई उनके कहने पे ही बुलाई गई थी। अब फिर खबरें आई वहां से कि भाई मर्जर हो जाएगा या मर्जर करने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, अपने जो लोग टूट रहे हैं उनको भी और बीजेपी को भी और बाकी लोगों को भी। नहीं, देखिए कि मेरे साथ एक बड़ी पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है और सोनिया गांधी भी इसीलिए उस बैठक में गई थी। और खास तौर पर जो पिक्चर खींची है उसका भी एक महत्व था। इससे पहले सोनिया गांधी कभी भी किसी बैठक में नहीं गई हैं, बशर्ते कि जब राहुल गांधी ने एज एलओपी डिनर दिया था वहां वो जरूर थी। तो एक महिला को सम्मान देने के नाते ही सोनिया गांधी वहां पे गई थी। अब मर्जर की बातें आई। देखिए, मर्जर की दोनों ही तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। ना टीएमसी ने इस बात का जिक्र किया ममता ने, और ना ही राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने इस बात का जिक्र किया है। मैं इस पे ऐसा सोचता हूं कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से इस बात से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के अंदर कि जो उनकी माँ की कांग्रेस है, जो सीनियर नेता है, वो उनको किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से साइडलाइन करें, किस तरीके से उनको समझाएं कि उनकी बात माने, उनको नेता माने। और अब आखिर में जब धीरे धीरे उन्होंने पार्टी पे कंट्रोल ले लिया है तो वो एक और सीनियर नेता को पार्टी में ले आए कि जो कि इतनी बड़ी नेता है जो पहले कांग्रेस पार्टी में रही हैं और एक पार्टी की मुखिया भी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी अपने लिए अननेसेसरी ट्रबल पार्टी में और क्रिएट करेंगे। तो मर्जर की संभावना दोनों तरफ से नहीं हुई है, ना ही किसी ने पेशकश की है, और मतलब इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई है। कुल मिला के बात ये है। क्या इस पर बात हुई कि बसीरहाट लोकसभा से ममता बनर्जी, जो भी सीट खाली है वहां उपचुनाव होंगे, तो वहां से ममता बनर्जी अगर चुनाव लड़ना तय करती हैं और दिल्ली संसद आने के लिए प्रयास करती हैं तो क्या वो विपक्ष की साझा उम्मीदवार हो सकती हैं? इस पर बात हुई? देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अब हमारी कोशिश ये है कि बीजेपी के सामने 543 सीटों पे इंडिया अलायंस का एक ही कैंडिडेट हो, जो 2024 में नहीं हो पाया था। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, और इसका जो पहला लिटमस टेस्ट है वो यही उपचुनाव है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी का उम्मीदवार एक ही होगा और ममता बनर्जी होंगी। तो ये उसका एक पहला टेस्ट होगा। तो ओवरऑल जब आप लोग मर्जर की बात कर रहे थे और आपने कहा कि सांसद जो इस्तीफा दे रहे हैं उनमें से 2-3 सांसदों की नजर थी इस बात के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के साथ मर्जर हो रहा है नहीं हो रहा है। 2 का मेरे पास भी फोन आया था, वो जानना चाहते थे कि मर्जर होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मर्जर होना ही नहीं था,
तो अगले दिन खबर आई कि वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो नजर थी इस खबर के ऊपर सांसदों की, वो देख रहे थे कि क्या हमें कोई बेहतर स्पेस मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कम से कम विपक्ष के रूप में एक सेफ पार्टी मानी जाएगी इन सांसदों के लिए, क्योंकि इन सबको दबाना आसान इसलिए है कि जो कलाकार है, जो एजेंसी जिसके बिजनेस है, जो एजेंसी से दब सकता है। तो जैसा राजदीप जी बोल रहे थे कि लालच भी है, दबाव भी है, मैं भी ऐसा मानता हूं कि एजेंसीज का दबाव है, लालच भी उसमें रहेगा और अक्सर रहता ही है। और फिर इसमें बात आती है कि मकसद क्या है बीजेपी का। तो मकसद तो कहते हैं कि परिसीमन बिल है, लेकिन उसकी संख्या बहुत दूर है अभी, और इनको लग रहा है कि कुछ जानकार मान रहे हैं कि डीएमके भी इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन डीएमके की जो नींव है और जो डीएमके का विरोध था परिसीमन बिल को लेके, वो सबसे बड़ा विरोध था कि जनसंख्या के आधार पर हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। और अगर डीएमके साथ जाएगा एनडीए के, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी की मूल भावना है वो उससे धोखा होगा। और देर सवेर आप देखिएगा कि इस बार भले ही अरविंद केजरीवाल या डीएमके नहीं आए, स्टैलिन नहीं आए, लेकिन लोकसभा का चुनाव आते आते आप देखिएगा कि दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, इनके पास रास्ता नहीं है। ठीक है प्रसून जी, एक बात अभी थोड़ी देर पहले राहुल जी कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी इस बार पश्चिम बंगाल में बहाना है, जैसे शिवसेना के समय बहाना यह था कि पार्टी बाल ठाकरे के आदर्शों से दूर चली गई है। कल्याण बनर्जी ने जो बयान, जो स्टेटमेंट दिया है, वहां से मैं चाहता हूं कि इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या ये वाकई बहाना ही है, अभिषेक बनर्जी का नाम लेना इस समय और उनका नाम लेकर के साइड स्विच कर लेना इजी है, या एक्चुअली उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो प्रॉब्लमैटिक तो है, राजनीति में नए हैं और हम्बल नहीं है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ही इज टू एरोगेंट, और वो तो पुराने साथी, वो तो नए नहीं है, वो तो उस दौर में आए हुए नहीं है जब आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। उनको आप अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, काफी समय से वो उनके साथ हैं। पर क्या उन्होंने टू एरोगेंट कहा अभिषेक बनर्जी के लिए, और ये कहा कि ममता बनर्जी तय कर लें कि अपने भतीजे को वो चाहती हैं या फिर मुझे चाहती हैं और टीएमसी को चाहती हैं। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कैसे चलाई है पिछले, जब से वो सक्रिय हुए हैं, थोड़ा सा उसकी कुछ मिसालें दीजिए। देखिए ऐसा है, कल्याण बनर्जी पहले 3-4 साल पहले भी ऐसा नाराजगी जताया था अभिषेक बनर्जी का खिलाफ, और आज ममता बनर्जी के साथ जो पुराना लीडर जुड़े हुए हैं, चाहे सुभद्र चट्टोपाध्याय जो जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए हुए थे, मदन मित्र है जो जेल जो जा चुके थे, अभी भी ममता बनर्जी का साथ है, चाहे सौगत राय है, चाहे कल्याण बनर्जी है, सबका साथ पिछले जो 2-3 साल में मेरा बात हुआ, सब पर्सनली अभिषेक बनर्जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से पर्सनली नाराजगी जताया। इवन ममता बनर्जी का हम नाम नहीं लूंगा, ममता बनर्जी का साथ आज बाकी जो संसद है, वो देख रहा है आप लोग टीवी का स्क्रीन और बाकी में, वो लोग भी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी आप खुद पार्टी नहीं चलाते थे। अभिषेक बनर्जी का एक ऑफिस है, एबी ऑफिस कहते हैं, अभिषेक बनर्जी ऑफिस कैमक स्ट्रीट वाला, उसमें करीबन 50 का अधिक कर्मचारी रहते हैं। उसका किसी का साथ पॉलिटिक्स से कोई माने संपर्क है नहीं, वो पेमेंट माने एकदम कर्मचारी है, पैसा मिलता है। उसका ज्यादा की ज्यादा उम्र 20-22 साल, 25 साल, 30 साल का है। वो लोग फोन करता है एक लीडर को और कहता है यहाँ पर जाओ, वहां पर जाओ, ऐसे करो, ऐसे मत करो। और अभिषेक बनर्जी के साथ संपर्क था वो आईपैक वाला प्रतीक जैन का। आईपैक के लोग भी यही सब पॉलिटिशियन को डायरेक्शन देते थे। तो एक तरफ से अभिषेक बनर्जी जिस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में पार्टी को चलाते थे, ममता बनर्जी कभी नहीं। हम 88 से ममता बनर्जी का साथ देख रहा हूं, जब कांग्रेस में था और बाद में जब पार्टी बनाया, खुद पार्टी चलाते थे, अपने ऑफिस से डायरेक्ट संपर्क करते थे, चाहे जिला का लीडर हो, चाहे जो भी हो, नगर निगम का लीडर हो, एमएलए एमपी तो है ही है, हर ब्लॉक का लीडर को जानते हैं। लेकिन बाद में जब अभिषेक बनर्जी नंबर 2 बन गया और पूरा की पूरा उसका सुप्रीमेसी आ गया, तो कोई लीडर अभिषेक बनर्जी का नीचे था ही नहीं। और आज जो लोग के लिए अभिषेक बनर्जी का इतना बदनाम हो रहा है, चाहे जहांगीर खान हो, चाहे शेख शाहजहान हो, चाहे शौकत मुल्ला हो, वो सब कहाँ था? वो सब सीपीएम में था। वो सीपीएम से उसका अगेंस्ट करप्शन चार्ज था, मर्डर चार्ज था, और अभिषेक बनर्जी लेकर आया। और सायोनी घोष भी सीपीएम के साथ जुड़ा हुआ था, उसी को अभिषेक बनर्जी लेके आया। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उसका खिलाफ कितना ही चार्ज है, अब देख लीजिए क्या चार्ज है,
किसको क्यों उसको पार्टी से जब एमपी था तब निकाल दिया गया था, तो उसको भी अभिषेक बनर्जी लेकर आया। और किस प्रकार से आया था उसका डील ये होता है, उसका ऑफिस का लोग फोन करते हैं एबी ऑफिस कैमाक स्ट्रीट से। इवन जो लोग टीवी चैनल पे जाते हैं, जो लोग अभी भी आज का दिन में, हम 2 दिन पहले पूछ चुका था जो उसका जो स्पोक्समैन है उसमें तो 4-5 छोड़ के चला गया, अभी भी जो लोग जाते हैं, तो मैंने पूछा जो तुम लोग जाते हो कौन तुमको बताते हैं, बोलो वही एबी ऑफिस से फोन आता है, बोलता है अब चला जाओ। इसका मतलब हारने का पहले जो स्टाइल ऑफ फंक्शन थे, आज का भी स्टाइल ऑफ फंक्शन ऐसा ही है। और क्यों कल्याण बनर्जी नाराज हुआ? कल्याण बनर्जी नाराज हुआ इसके चलते जे वही एबी ऑफिस, वही अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से एक एसएमएस आया था, उसका बेटा जो वकील है और वो भी इस बार चुनाव में खड़ा हुआ था, उसका पास एक मैसेज आया, आप कल मेरा केस नहीं लड़िएगा, दूसरा कोई लड़ेगा। तो इसी के लिए अभिषेक कल्याण बनर्जी इतना गुस्सा आ गया है। उसका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आज का दिन में भी चेंज नहीं है। मैं तो हैरान हो गया, आज शाम में जब हम लोग बात हो रहे थे तो मैं ममता बनर्जी का बहुत ही करीब कुछ पत्रकार 2-3 को फोन करके पूछा है, जो लोग उनके साथ घूमते थे, हेलीकॉप्टर से जाते थे या गाड़ी से जाते थे, विदेश भी जाते थे, जो क्या दीदी का क्या मूड है? बोला वही पहले जैसा चलते थे पार्टी ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब अभी भी पार्टी का ऊपर अभिषेक बनर्जी का कब्जा है और ये लोग पूरा नाराज है। इवन द अनुव्रत मंडल जो बीरभूम जिला से शताब्दी राय और असीद माल दोनों बागी है, उसको चुनाव जिताया था कौन? वही अनुव्रत मंडल जो तिहाड़ जेल में था करीबन 6 महीने, आज सीधे बोल दिया अभिषेक बनर्जी जिसको आईपैक को लेकर आया और उसका अपना ऑफिस फोन करते थे, पैसा उठाते थे, चाहे पंचायत, नगर निगम, एमएलए, एमपी टिकट बंटवारा के लिए, तो सबका गुस्सा अभिषेक बनर्जी के ऊपर है ही है। अभिषेक बनर्जी जिस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से पार्टी से चलाता है, मैं सीपीएम को देखा, मैं कांग्रेस को देखा, मैं टीएमसी को भी देखा और आज बीजेपी जिस जगह पे है उसको भी देखा, उस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में बंगाल में कभी नहीं था, आज का दिन में भी कोई पार्टी में है नहीं। तो गुस्सा तो स्वाभाविक है और 50% तो बहाना तो कुछ है, लेकिन वो गुस्सा भी है। इसी बहाने ममता बनर्जी के राजनीतिक अतीत पर भी राहुल जी थोड़ा चाहता हूं कि आप कुछ अगर आपको भी किस्से याद आते हो तो बताएं इस नजरिए से, क्योंकि वो देखिए कांग्रेस में रही और जब अपनी पार्टी बना ली तो उसके बाद भी लंबे समय तक एनडीए के साथ अलाइंड रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय के साथ अलाइंड रही और उस समय उनकी नाराजगी की खबरें चला करती थी कि ममता जो है दीदी बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। मुझे याद है विजय त्रिवेदी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर एक किताब लिखी है, उसमें एक किस्सा है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी अचानक, ममता दीदी किसी बात पर नाराज चल रही थी तो कोलकाता में उनके घर पहुंच गए और ममता बनर्जी अपने घर पर नहीं थी पर उनकी माता जी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि आपकी बिटिया बहुत परेशान करती हैं। और उसके बाद फिर ममता जी ने फोन किया वाजपेयी जी को और फिर नाराजगी जो भी थी वो खत्म हो गई। पर मतलब शी हैज बीन अ डिफिकल्ट पॉलिटिशियन टू वर्क विद, ये बात तो सही है ममता बनर्जी के बारे में। इतना आसान नहीं है उनके साथ एक अलायंस में या उसमें डील करते, जल्दी नाराज वो भी होती रही हैं। I'll just quickly say something. All politicians are difficult to work with. She has outward, I mean, जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के लगता है कि बहुत सुलझे हुए शांत है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो भी डिफिकल्ट पर्सन्स होते हैं। कुछ लोगों का है, जो ममता बनर्जी का भी है, कि उनका जो गुस्सा है या खुशी है जो भी है वो उसको बाहर में ही जाहिर कर देती है। ये मुझे लगता है थोड़ा फर्क है। ठीक है, आगे आप जी राहुल जी आप। मुझे याद है कि ये किस्सा सन 2000 का है, आई थिंक जुलाई या जून का महीना ही रहा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस टाइम पे 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थे बंगाल में उनको बंद करने का फैसला ले लिया। ममता बनर्जी जो थी वो उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थी, तो ममता बनर्जी इस बात पे बहुत नाराज हो गई और जिसे वाजपेयी सरकार में प्रमोद महाजन ने उन दिनों कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो कोप भवन चली गई हैं। और एक टाइम पे प्रमोद महाजन ये भी जोक किया करते थे कि वाजपेयी जी का ही हौसला है, इतनी हिम्मत है उनमें कि वो ममता, मायावती, जयललिता तीनों के टेंट्रम झेला करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इज डिफिकल्ट टू डील विद, बट आई थिंक वी शुड रिमेंबर, ये भी चीज याद रखनी है
कि इन पॉलिटिक्स विमेन हैव टू डील विद मेन विद ग्रेट अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी। वो पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी अनफॉरगिविंग प्लेस फॉर विमेन इन इंडिया और मे बी वर्ल्ड ओवर। तो क्या हुआ कि वाजपेयी जी उनके घर पे, आई थिंक महुआ में बी नोइंग बेटर, उनका वो घर जो है क्या नाम है, हरीश चैटर्जी स्ट्रीट, हरीश चैटर्जी स्ट्रीट इन कालीघाट, हाँ कालीघाट, उसपे उसपे गए थे। सॉरी, I said you are doing well remembering all those old stories. तो क्या हुआ कि उनके पैर में छुए थे और उनको हम लोगों ने खबर की थी ना कि उनको सिल्क का स्कार्फ दिया था वाजपेयी जी ने ले जा करके, और गुलाबी कलर के फूलों का गुलदस्ता लेके करके गए थे उनके लिए। तो हाँ, ममता बनर्जी वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद। देखिए, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह के विक्टिमहुड पे खड़ी हुई। एक समय पे रिमेंबर, ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस, मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया भी था पहले कि जब इमरजेंसी लगी थी वो यूथ कांग्रेस की वर्कर थी, और जयप्रकाश नारायण वाज विजिटिंग कैलकाटा, और उस समय पे कांग्रेस के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि जेपी वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इमरजेंसी। तो ममता बनर्जी जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बॉनेट पे चढ़ गई थी। At that time she was defending emergency and opposing जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगर आप देखें तो अपना ये पहला चुनाव हारने के बाद बंगाल में एक बंद हुआ था जिसमें ममता बनर्जी के सर पे एक सीपीएम के वर्कर ने रॉड मारी थी, और उससे ममता बनर्जी को चोट लगी थी। एंड दैट वाज द राइज ऑफ ममता बनर्जी कि शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द माइट एंड टिरनी जो थी सीपीएम की, उसके खिलाफ वो खड़ी हुई। मगर वो विक्टिमहुड जो आया, वो जो उन्होंने उसको अपनी करेंसी बना लिया जिसपे वो डील कर रही है, उसको यूएसपी बना लिया। हर चीज में जहां पे भी सेंटर से कुछ आ रहा है, 2014 से तो देखिए कांस्टेंट स्टोरी है जो गवर्नेंस की स्टोरी नहीं है। इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ गवर्नेंस, इट्स अ स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स कि सेंटर कुछ कर रहा है तो उसको रोकना है। इवन आज आदेश ने जो बात कही कि राहुल गांधी से बातचीत हुई या वो इंडिया अलायंस के साथ में है, एट एवरी स्टेप 2011 के बाद से अगर ममता बनर्जी को देखा जाए, 14 से मैं देखा, पार्लियामेंट में कांग्रेस अगर कुछ कहती थी तो टीएमसी कहती थी कि हम कुछ और करेंगे। टीएमसी वांटेड टू स्टेप इनटू द स्पेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी एंड डिमिनिश द कांग्रेस पार्टी। मुझे याद है मार्च 2018 में ममता बनर्जी 4-5 दिन के एक विजिट पे आई थी। उस समय वो शरद पवार से मिलने आई थी, उन्होंने शरद यादव से मुलाकात की थी जो उस टाइम पे जेडीयू के रिबेल हो गए थे, अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी। शी रिफ्यूज टू मीट राहुल गांधी। राहुल गांधी से वो इसलिए मिलने से उन्होंने मना कर दिया, वो सोनिया गांधी से मिलने को तैयार थी। उन्होंने कहा जब तक मुझे इनवाइट नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं मिलूंगी। क्या है कि वो एक अपोज कर रही थी एज राहुल गांधी, बिकॉज राहुल गांधी उस समय एक उभरता हुआ चेहरा थे कांग्रेस के, तो वो उसको एक्सेप्ट या एंडोर्स नहीं करना चाहती थी, तो वो उसको डिमिनिश करना चाहती थी। यानी सिंगल हैंडेडली ममता बनर्जी ने एक पॉलिटिक्स खड़ी करी, सीपीएम के कार्डर को टेक ओवर करके, कांग्रेस पे तमाम चीजें करके, कि किसी तरह से जो कार्डर बेस्ड एस्टैब्लिश पार्टीज थी बंगाल की, कांग्रेस और लेफ्ट, उनको डिमिनिश किया जाए। बीजेपी के साथ एक डायरेक्ट कांस्टेंट विक्टिमहुड और कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट करके कि बीजेपी इमर्जेस एज पार्टी, क्योंकि उसके पास कार्डर नहीं थे, और उसकी बनर्जी बीजेपी के राइज को डिले कर पाई। अदरवाइज द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट हैड इट बीन कांग्रेस एंड द लेफ्ट। तो जो हिंदुत्वाफिकेशन हुआ बंगाल का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी पे। जो बात मैंने कही थी अभिषेक बनर्जी वाली, वो ये है कि हम किसी और नेता में ट्रस्ट ही नहीं करेंगे जो पार्टी कार्डर पे है। कि अगर आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह अच्छे नेता है, ईमानदार नेता है, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री चला है रूरल डेवलपमेंट में। महुआ was a reporter who has covered him, fantastic minister, जिसने चिदम्बरम साहब को एक मीटिंग के अंदर, चिदम्बरम साहब उनको कुछ समझा रहे थे कि दाल के भाव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात, चावल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उन्होंने चिदम्बरम साहब को ये कह के शांत किया था कि साहब ऐसा है कि मुझे चावल दाल मत बताइए, मैंने अपने खेत में खुद बोए हैं, तो मुझे चावल दाल क्या होता है ये मत बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि उस तरह की लीडरशिप ये पार्टियों में उठने नहीं दी जाती। जब मुलायम सिंह यादव सोचते हैं कि अगला नेता कौन हो, तो मेरा बेटा हो। शिवपाल यादव सिंह की एक कहीं से भड़ास निकलती है। आरजेडी की हालत वही है ना, जब
लालू यादव पे खतरा पड़ा। देवर लॉट ऑफ लीडर्स इन उस टाइम पे आरजेडी में जिनको अगर लालू यादव ने बैक किया गया होता तो आरजेडी एक बहुत सक्षम पार्टी बन सकती थी बिहार के अंदर। यानी नीतीश कुमार ने इस चीज को अवॉइड किया ना इवेंचुअली। और हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य देखना होगा आगे क्या है, लेकिन ममता बनर्जी ने वही अवॉइड किया कि अपनी पार्टी के अंदर जो उनके पुराने लॉयलिस्ट 20 साल से उनके साथ थे उनको बैक नहीं किया, अपने नेफ्यू को बैक किया। मायावती की प्रॉब्लम देखिए कि इवेंचुअली बाहर निकाला, अंदर किया, लेकिन इवेंचुअली फैमिली से बाहर नहीं निकल पा रही ना। तो फैमिली से बाहर ना निकल पाने का जो क्राइसिस है रीजनल लीडर्स का, शरद पवार जैसा नेता, आज हम अगर बात कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि आप पॉलिटिक्स में किस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आई रिमेंबर शत्रुघ्न सिन्हा जो शुरू में आए थे, बीजेपी की 84 की हालत जो थी जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई या उनको उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मार दिया, तो बीजेपी 2 सीटों पे सिमटी थी। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। बीजेपी वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट पीपल। शत्रुघ्न सिन्हा जॉइन्स द बीजेपी। उस टाइम पे एलके अडवाणी वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स, जो कि पहला सिने स्टार बॉलीवुड का खींच करके वो अपनी पार्टी में बीजेपी में ले आए। 1992 में उनको राजेश खन्ना के घेराव उतारा गया, बिकॉज उस टाइम पे इंटरेस्टिंग चीज जो अभी नहीं आ रही है कि एलके अडवाणी ने गांधीनगर और न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों लड़े थे 1991 मैंने कवर किया 1991 में, और 92 के बाई इलेक्शन में राजेश खन्ना से हार गए 25,000 वोटों से। उसके बाद वो ही वेटेड, बट देन 2009 में बीजेपी, एलके अडवाणी अगेन वाज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑफ द बीजेपी। उसको लेकर के भी आरएसएस में बहुत लोग खुश नहीं थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा को चांस मिला कि वो वहां से सांसद बन गए। लेकिन 2019 आते आते जब उनको 4 साल तक मोदी जी सरकार में कुछ मिला नहीं, तो वो नाराज हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मंत्री बना दिया था, पहले हेल्थ मिनिस्टर बनाया और उसके बाद उनको शिपिंग मिनिस्टर बना दिया। अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब जी जो थे, उनकी अटेंडेंस बड़ी पुअर थी, वो उनका स्टाइल अलग था, यानी उनकी पत्रकारों से भी, वो क्या है कि वो एक जो वाजपेयी सरकार में और पुराने नेताओं में दोस्ती होती थी, एक बार एज हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने शिकायत कर दी कुछ पत्रकारों की, जो कि पार्लियामेंट के गेट के बाहर खड़े होकर के कुछ गतिविधि यानी बातचीत करते थे या कुछ करते थे। मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो शत्रुघ्न जी ने शिकायत कर दी, तो पत्रकारों पर और बैन लग गया। अब पत्रकारों के ऊपर बैन लग गया तो पत्रकार भी यानी खून का घूंट पी करके बैठ गए। अब शत्रुघ्न सिन्हा जी जो थे, बड़े स्टाइल से अपनी वैनिटी वैन में आकर के पार्लियामेंट में आते थे, और स्टार आदमी थे साहब, यानी उनका जलवा अलग था। एक दिन जब वो वैनिटी वैन लेके आए तो कुछ दुष्ट फोटोग्राफरों ने क्या किया कि उनसे कहा कि साहब अपनी वैनिटी वैन दिखाइए हमें। तो शत्रुघ्न जी थोड़ा सा मोहित हो गए और उन्होंने परमिशन दे दी वैन के अंदर जाने की। सबने फोटो खींची, लेकिन उसका निष्कर्ष ये निकला कि पत्रकारों ने खबर ही कर दी कि ये वैनिटी वैन जो है बिना स्टिकर के आती है, और उसको लेकर के इतना बवाल हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी वैनिटी वैन छोड़नी पड़ी। हालांकि उसके बाद एक केस और हुआ 2003 में, जब बलबीर सिंह नाम का एक लोकलाइक था शत्रुघ्न सिन्हा का, वो संसद में घुस गया शत्रुघ्न सिन्हा की लाफ को इमिटेट करते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। 2001 का पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बावजूद वो आदमी जो है वो शत्रुघ्न गाड़ी में पीछे बैठ करके शत्रुघ्न सिन्हा जैसा दिखता था और हंसते वो अंदर चला गया, और उसको लेकर के काफी लंबा बवाल हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी जो है वो अभी जैनी कह रहे हैं कि मैंने उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग देखा कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, मोदी जी को मैंने अगर विश किया उनके 12 साल पे तो क्या बड़ी बात है। अब 2019 में उन्होंने क्या बोला था जब बीजेपी छोड़ी थी, जब उनको 5 साल कुछ नहीं मिला था, उनका टिकट रविशंकर प्रसाद जी को दे दिया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डिसाइड किया था, महुआ का याद होगा, कि जितने ये राज्यसभा के बड़े दिग्गज हैं ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसमें सबको लाइन पे लगाया गया था कि आप जाकर के लोकसभा चुनाव लड़िए। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से लड़े, 3-4 लाख वोट से जीते थे हालांकि। लेकिन क्या हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बोला था, ये 1 मैन शो है और 2 मैन आर्मी है। आपका डिमोनेटाइजेशन जो था वो दुनिया का सबसे औरंगजेबिन ऑटोक्रेटिक डिसीजन था। उन्होंने क्या कहा था कि इस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ऑटोक्रेसी आ गई है। आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। तो यानी उस टाइम तो उन्होंने जम करके बुराई की थी। नरेंद्र मोदी
उनको ऑटोक्रेटिक दिख रहे थे, आज उनको दोस्त दिख रहे हैं जिनको वो बधाई दे रहे हैं। तो साहब ऐसा है कि समय का क्रम चल गया है। ममता बनर्जी ने उनकी स्टार अपील देखते हुए उनको आसनसोल से लड़ाया, और उनके चक्कर में इस बार जब चुनाव हुए 2024 में, तो बीजेपी के पुराने नेता जो थे SS अहलूवालिया, वो भी चुनाव हार गए। लेकिन ये है कि ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो महुआ ने शुरू में कहा था, डिफंक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजिकल मूडिंग नहीं है। आप ऐसे नेता, ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिनका पॉलिटिकल कद आपसे छोटा हो। मैं इसे कहता हूं द फिनोमिना ऑफ पॉलिटिकल पिग्मीज। पॉलिटिकल पिग्मीज की आर्मी खड़ी करी जा रही है। कांग्रेस ने बहुत पहले करी, रीजनल पार्टीज ये गलती करती रही हैं, एंड आई थिंक दिस इज हैपनिंग इन द बीजेपी ऑल्सो नाउ। बीजेपी ऑल्सो हैज अ क्राइसिस। मैं एक आपको 2 ममता बनर्जी की कहानियां बताऊं संक्षेप में सर प्लीज। हाँ, फिर मुझे महाराष्ट्र पे बात करनी है क्योंकि खबरें वहां से भी कुछ कुछ हैं। कहीं संक्षिप्त में पहली बात, ममता बनर्जी एक हमारे एक इंटरव्यू था CNN IBN में, उसमें से वॉकआउट कर गई और वो बड़ा वायरल हो गया था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने माओइस्ट को लाया है इस पूरे प्रोग्राम में। ये 2012 की बात है, 1 साल उनका कार्यकाल हुआ था, हमने एक शो किया था कलकत्ता में, वॉकआउट कर गई। उसके बाद 6-9 महीने उन्होंने हमसे बात ही नहीं की, चैनल से बात नहीं की। जब भी हमारे रिपोर्टर जाते थे उन्होंने कहा नहीं, आपसे नहीं बात करूंगी, आपने मेरे खिलाफ साजिश की है। उसके बाद अचानक जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, और मुझे लगता है उन्होंने प्रणब मुखर्जी को उस समय बैक किया था, एक न्योता आता है कि ममता बनर्जी आपसे मिलना चाहती है और आपको वहां मुकुल रॉय, जो उनके उस समय नंबर 2 थे, शुभेंदु अधिकारी जब युवा तृणमूल में थे तब मुकुल रॉय असली उनके नंबर 2 उस समय हुआ करते थे। मुकुल रॉय का एक घर हुआ करता था इन MP ब्लॉक्स में, एक बंगला नहीं था, वो छोटे फ्लैट्स थे। तो मुकुल रॉय के घर मुझे 8 बजे बुलाया गया, तो ठीक है मैं वहां चला गया। बिल्कुल अंधेरा, कोई नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा यार मैं कहीं गलत दिन आ गया, गलत जगह आ गया। मैंने घंटी भी 2-3 बार मारी, कोई नहीं उठा रहा था, पूरा अंधेरा। सडनली जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, लाइट लगती है और ममता बनर्जी उभर कर आते हैं, हेलो, जैसे कोई मैजिक शो, हेलो मैं। और उन्होंने कहा कि आइए आइए, मैंने आप लोगों के लिए डिनर बनाया है। और उन्होंने मुकुल रॉय और ममता बनर्जी ने साथ मिलकर मछली और चावल बनाया था और हमको खिलाया और कहा कि मैं आपके शो से वॉकआउट कर गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन बड़े गुस्से में थी, लेकिन आप हमारे साथ ये खाना खाई। उसके बाद उन्होंने हमें वेनिला आइसक्रीम दी और मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा आप एक पैकेट ले जाइए अपने साथ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बच्चों के लिए पैकेट ले जाइए। तो मैंने कहा नहीं दीदी नहीं, पैकेट नहीं चाहिए, नहीं आप ले जाइए। बच्चों का पैकेट लेकर मैं निकलने वाला था, उन्होंने कहा नहीं ये पैकेट आप नहीं उठाएंगे, एक और व्यक्ति वहां बैठे थे, बिल्कुल चुप थे पूरे डिनर में, वो लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा सर, उनके साथ जब मैं लिफ्ट में गया, मैंने कहा आपका परिचय? उन्होंने कहा मैं कलकत्ता का डिप्टी मेयर हूं या मेयर हूं। तो वो आइसक्रीम का पैकेट ले गए। दूसरी कहानी, अन्ना हजारे। हम ममता बनर्जी 2000, हम एक CNN IBN पर पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर, एक प्रोग्राम इंडियन ऑफ द ईयर हुआ करता था। 2011 में उन्होंने लेफ्ट को हराया था, वो सबसे बड़ी एक तरह से उनकी जीत थी, तो उनको पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर चुना गया। एक रात पहले, इवेंट के एक रात पहले उनका फोन आता है, मैं नहीं आऊंगी, आपने मुझसे धोखा किया है। मैंने कहा क्या धोखा हुआ? नहीं, आप अन्ना हजारे को इंडियन ऑफ द ईयर दे रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, अन्ना हजारे इस साल के न्यूज मेकर है। नहीं मैं अन्ना हजारे के साथ बैठूंगी नहीं। तो हमने कहा मैडम पर वो नहीं मैं नहीं बैठूंगी। तो मैंने कहा नहीं, अवार्ड फंक्शन में आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप अन्ना हजारे को बाद में लीजिए, पहले मैं आऊंगी, जब मैं आऊंगी मुझे अन्ना को देखना नहीं है। वो आई, वहां बैठी, सबसे मिली, हंसती गई। फिर क्या हुआ कि अन्ना हजारे मिस्टेक से आधे घंटे पहले आ गए। ममता की नजर अन्ना हजारे पर पड़ गई। उन्होंने कहा आपने मुझे धोखा किया, आपने कहा अन्ना हजारे नहीं आएंगे जब मुझे अवार्ड मिलेगा। अन्ना हजारे जैसे उन्होंने देखा, वहां से वॉकआउट कर गई और ताज होटल में जहां कार्यक्रम हो रहा था, दिनेश त्रिवेदी की गाड़ी में, आज दिनेश त्रिवेदी तो बांग्लादेश के दूतावास है, उनके साथ निकलने लगी। हम सब उनके पीछे भागने लगे, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर, और गेट हमने बंद कर दिया ताज का, ताकि ममता बनर्जी वापस आए।
और उन्होंने पूरे उस इवेंट में कुछ नहीं कहा। अन्ना उनके अगले टेबल पर थे, एक शब्द नहीं कहा। 2 साल बाद 2014 के चुनाव हो रहे हैं, क्या होता है? ममता बनर्जी और अन्ना हजारे ज्वाइंट रैली कर रहे हैं। मैंने कहा यार दुनिया बड़ी अजब है। एक दिन आप कहते हैं अन्ना के साथ 2014 के चुनाव के पहले वो अन्ना के साथ रैली कर रही है। तो ममता बनर्जी मर्क्यूरियल, इंग्लिश में अगर शब्द हो मर्क्यूरियल, मर्क्यूरी की तरह कौन जाने कब क्या कहेंगी। एक दिन आपसे अच्छी तरह से बात करेगी, अगली दिन रूठ जाएगी। लेकिन मानना पड़ेगा, उनकी एक खासियत आपको माननी पड़ेगी। जितने भी उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव हुए हैं, बाकी जितने ज्यादातर महिला नेताएं हुए हैं, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बाकी जितने बड़े महिला नेता इस देश में हुए हैं वो ज्यादातर किसी पुरुष की बदौलत वहां तक पहुंचे हैं। मायावती जी को भी काशीराम ने बहुत प्रोत्साहित किया था, इसलिए वहां पहुंची। कुछ लोग बेटियां थी, बहू थी, बीवी थी, कई लोग ऐसे यहां तक पहुंचे। सुषमा स्वराज को आप अगर कहें कि शी वॉज अ बिग लीडर, शी ऑल्सो केम अप मेनली ऑन हर ओन, एंड द अदर वन इज ममता बनर्जी। These have been the 2 big women leaders. जयललिता को एमजीआर की जरूरत थी, सोनिया गांधी राजीव गांधी जी की पत्नी थी। ममता बनर्जी एंड टू सम एक्सटेंट सुषमा स्वराज are the only 2 women leaders who did not need a male कंधा to go where they are. और अपने संघर्ष के दिनों में महाराष्ट्र की मैं एक बात से राहुल जी से इत्तेफाक, शरद पवार ने कोशिश की एक सेकंड लाइन लीडरशिप बनाने की। एनसीपी में कई सेकंड लाइन लीडर बने थे, आर पाटिल, जयंत पाटिल, कई अच्छे लीडर्स उन्होंने बनाने की कोशिश की महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। लेकिन अंत में कई कुछ उनके करीबी जो नेता थे जिनको उन्होंने एनकरेज किया था, वो भी चाहते थे सत्ता के बगल में रहे। और जैसे बीजेपी ऊपर आती है, वो नेता, कई उनके जो करीबी नेता माने जाते थे, उनको छोड़कर चले गए। और एक आखिरी बात राहुल गांधी की आपने कही कि मुझे आदेश और राहुल श्रीवास्तव ने कहा ममता बनर्जी और राहुल गांधी की क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि 2016 में आपको याद होगा राहुल गांधी ने तय किया कि वो लेफ्ट के साथ जाएंगे। ये डिसीजन राहुल गांधी और सीताराम येचुरी, ये दोनों बड़े करीबी माने जाते थे, और ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ थी। तो उनको लगा राहुल गांधी और कांग्रेस जो एक साथ आए हैं वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी। और 2021 में भी आपने 2016 और 21 दोनों चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट इकट्ठा लड़े, और ममता को लगा कि राहुल गांधी जो है वो सीताराम येचुरी के इंस्ट्रक्शंस पर मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका इतिहास है। मगर कुलदीप, सी द पॉइंट हियर इज कि जब शरद पवार को मौका आया तो वो पार्टी अपनी बेटी को हैंड ओवर करने वाले थे, अजीत पवार को नहीं। अगर कर दिया होता तो पार्टी नहीं टूट। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू राहुल, दैट इज नॉट ट्रू। अजीत ही व्हाट डिड ही से कि महाराष्ट्र यूनिट विल बी हैंडल्ड बाय अजीत पवार, सुप्रिया सुळे विल बी माय पार्लियामेंट फेस। महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार थे ना। शरद पवार ने ऐसा नहीं किया कि सुप्रिया सुळे वाज नॉट अबव अजीत पवार and was not above RR Patil. RR Patil was made deputy sir, वो फिर chief टॉपिक भटक जाएगा। You can convince me, but Sharad Pawar was not able to convince Ajit Pawar about it. Right. ठीक है, that may be true. ठीक है। महुआ जी कुछ कहना चाह रही हैं काफी जी। मैं ये कहूंगी कि क्योंकि उनको अकेले हमेशा लड़ाई करके लड़ते हुए ऊपर आना पड़ा, वो कांग्रेस में स्पेस उनको नहीं मिल रहा था, लोग उनको दबा के रखे हुए थे बंगाल में, तभी उनको निकल के अपना पार्टी बनाना पड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके वजह से उनके अंदर में एक इनसिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं एक है, तो उस इनसिक्योरिटी के वजह से वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते थे। तो वो जो ये राजदीप ने जो अभी कहा ना, किस वजह से ये जो सीताराम येचुरी के साथ राहुल का गहरा जो संबंध हुए, उसका बहुत लाभ हुआ नेशनल पॉलिटिक्स में शायद। लेकिन ममता को, क्योंकि सीपीएम उनके लिए एनिमी नंबर 1 था बंगाल में, जहां उनका
सोर्स ऑफ पावर था, उस जगह के लिए उनको तो बंगाल में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जगह बनाए रखने के लिए उनको तो सीपीएम के खिलाफ जाना ही था। और उस डर के वजह से वो खिलाफ होती थी। ये पॉलिटिक्स में एक लाइन में कुछ नहीं होता है, हर चीज जुड़ी हुई होती है, हमें ये याद रखना चाहिए। अब शायद ममता बनर्जी के लिए एक लास्ट पॉइंट 2011 और 16 में उनकी इतनी ऑब्सेशन थी लेफ्ट को हराने की कि वो भूल गई कि जैसे मोदी जी नंबर 1 बन गए देश के नेता, कि वो स्पेस जो लेफ्ट को आपने खत्म करने में मशक्कत की वो बीजेपी को मिल गई। खास करके 2018 पंचायत पोल, टर्निंग पॉइंट इन बंगाल पॉलिटिक्स, जिस तरह से वो पोल करवाया गया, लेफ्ट और कांग्रेस सबको खत्म करने की कोशिश की, वहां के कई कार्डर्स फिर बीजेपी की तरफ गए क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी में हमको संरक्षण मिलेगा। एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन द लाइक्स ऑफ मुकुल रॉय लेफ्ट हर, क्योंकि मुकुल रॉय को भी ये था कि अब ममता बनर्जी जो है वो पुरानी ममता बनर्जी नहीं रही। फिर शुवेंदु, आज सोचिए ना, वही शुवेंदु जिसको हमें एक मुझे टीएमसी के नेता कह रहे थे, जब भी हम ममता जी दीदी से बात करते थे 2014 और 19 के बीच में, हर चीज पर कहते ओ शुवेंदु से बात करो, शुवेंदु से बात करो। तो शुवेंदु बिकेम, जब मुकुल रॉय छोड़ कर खास करके, शुवेंदु बिकेम हर नंबर 2। बट मोमेंट अभिषेक कम्स इन एंड राइजेस, शुवेंदु फील्स इनसिक्योर। तो ये एक तरह से ममता बनर्जी को ये जो ट्रांजिशन है 2011 और 16 में लेफ्ट और कांग्रेस को खत्म करने की जो कोशिश हुई, उसकी वजह से बीजेपी को एक स्पेस मिल गई बंगाल की पॉलिटिक्स में, जो स्पेस आज धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसी स्थिति में आई है जहां नेले पे दहला होकर बीजेपी इज नाउ द डोमिनेंट पार्टी। हिमांशु जी मैम जल्दी से कह दीजिए प्लीज। हाँ जल्दी से मैं एक चीज ऐड करूंगी कि ये ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट को डिमिनिश करके स्पेस क्रिएट किया, उसमें बीजेपी जरूर आ चुकी है, लेकिन ये बीजेपी को इस तरह से स्पेस बना के देने के लिए बंगाल के अंदर एक्चुअली लेफ्ट का बहुत बड़ा, सीपीएम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 2019 में मैं उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया पे स्टोरी भी कर चुकी हूँ कि सारे इनके पास बूथ के लोग नहीं थे, कुछ नहीं थे, इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया, बूथ में इनको मदद किया, हर काम किया। ये प्रसून को पूछिएगा तो प्रसून को पता होगा, बाकी हमारे दिल्ली वाले पत्रकारों को शायद ना पता हो। हिमांशु जी, मेरा सवाल महाराष्ट्र को लेकर के है। इस बीच मुझे पता नहीं आपने सोशल मीडिया देखा है नहीं, पर ये ना एक सिलसिला चल रहा है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, तो अभी ठीक है, इत्तेफाक है कि अभी यहाँ चुनाव हुए और टीएमसी कमजोर स्थिति में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ 7 राज्यसभा सांसद, ओडिशा में हो चुका है इस्तीफा हुआ राज्यसभा सांसद का। खबरें ये है कि अभी अगर उस मैजिक नंबर तक पहुंचना है, 2/3 तक की संविधान संशोधन कराया जा सके, तो और आगे जाना होगा। क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई जिम्मेदारी, ऐसा कोई मिशन किसी को दिया गया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, बीजेपी पार्टी ज्वाइन न कराया जाए बट रेबेल ग्रुप में लाया जाए या कुछ किया जाए? ऐसी है क्या खबर कोई? देखिए कुलदीप जी, इसमें 2 चीजें जरूर हैं। जब भी संसद भवन की जिस कैंटीन का जिक्र राजदीप कर रहे थे, जो एमपीज के अक्रॉस द पार्टी सांसद आपस में बैठते हैं, वहां कई बार हम लोगों ने देखा है कि यूबीटी के कई सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे जी के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके साथ बैठकर बातचीत करते रहे। एक बार एक खबर भी आई थी कि यूबीटी का जो जो पार्टी का जो बैंक बैलेंस था, जो अमाउंट पैसा था, वो यूबीटी जो है क्राइसिस में चल रही थी। तो उन्होंने ये शिंदे ग्रुप से कहा कि ठीक है, आप पार्टी आपके पास, लेकिन जो फंड है पार्टी का, वो फंड जो है यूबीटी के पास आना चाहिए। इस चीज को एकनाथ शिंदे ग्रुप ने एक्सेप्ट किया था और फिर फंड जो है वहां दिया। और उसके बाद लगातार हमने देखा है कई बार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो कई बार सांसद जो है आपस में बैठते हैं, और ये बात बहुत लंबे समय से चल रही है, लगभग 6 महीने से, कि यूबीटी के जो है 9 सांसदों में से जो है 6 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के टच में है, और वो जल्दी ही जो है वो एकनाथ शिंदे शिवसेना के अंदर जो है शामिल हो सकते हैं। और जो मैजिक नंबर है ना 2/3 का, वो 352 का है।
543 में से। तो 352 का जो मैजिक नंबर 362, हाँ 362 है, मैजिक नंबर 362 है हिमांशु। अभी दो सांसद नहीं है, चूंकि दो सीटें खाली है, तो 360 है अभी। 360 है। तो वो अगर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनके अनुरूप देखें तो 293 जो है, राजदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, 293 जो सांसद हैं वो एनडीए के हैं, 3 सीटें खाली हैं, 4 जो है वाईएसआरसीपी के हैं, 20 के करीब ये जो सांसद हैं, टीएमसी के 19 के सिग्नेचर हैं, बाकी और 22 जो है वो डीएमके के। इसके अलावा अगर यूबीटी ग्रुप टूटता है तो मुझे लगता है 543 में से, अगर आपको याद हो 370 जब पास कराया गया था तो बहुत से सांसद एब्सटेन कर गए थे। उसकी कहानी मैं फिर कभी बता सकता हूं कि कैसे कैसे वो पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे एक सांसद ने खड़े होकर ये कहा था संसद के अंदर टीएमसी के कि हम चले थे कोलकाता से दिल्ली के लिए और हमारी फ्लाइट जो है वो लैंड हो गई चंडीगढ़, ये कहते हुए कि एयर ट्रबुलेंस है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको एब्सटेन भी होते हैं, बहुत से सांसद होते हैं, ऐसे बहुत से बिल होते हैं जिसमें एब्सटेन हो जाते हैं सांसद। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि हिमांशु, आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे जो मैं कह रहा हूं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि हिमांशु जी ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कोई पार्टी को तोड़ना, लोगों को अब्सटेन करना, ये मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, मास्टर दाम दंड भेद को आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ राजदीप जी, जब भी मैंने इस पे अगर आप चर्चा करेंगे तो हमने बहुत पहले भी चर्चाएं की हैं। क्या न्यूक्लियर डील पर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तब आप उसके गवाह हैं मुझसे ज्यादा, राहुल जी हैं, महुआ हैं, हम लोग तो उस चीज से निकले हैं ना, हमने इतना तो देखा है वहां पे। अब आप देखिए वहां साम दाम दंड भेद यूज अच्छा ठीक, फिर वहां तो पैसे के ट्रांजैक्शन की बात भी आई थी संसद के अंदर 1 करोड़ पे। जैसे मैं वो नहीं कह रहा, जब भी मैं हिमांशु जी को कोई बात बताता हूँ वो बोले अरे वो पिछले 10 साल पहले ये भी हुआ था। 10 साल नहीं, अरे आप पहले ये हुआ था। सर आप ऐसा मत कहिए ना। मैंने आपको बताया कि सांसद एब्सटेन करते हो, ये एक राजनीतिक तरीका है। जब भी इस तरीके के बिल आते हैं, मैंने आपको 370 का एग्जांपल दिया। आप पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं, शिवसेना तोड़ने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ये स्वाभाविक है, नॉर्मलाइज हुआ है। डिफेक्शन पॉलिटिक्स हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। आपने नॉर्मलाइज कर दिया डिफेक्शन पॉलिटिक्स को, ये नॉर्मल हो गया है। पार्टी को तोड़िए राजदीप सर, राहुल सर, ये काम मैं तो नहीं कर रहा, ये तो राजनीति में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। कभी कोई सत्ता में होता है तो वो करता है, आज कोई दूसरा सत्ता में तो वो कर रहा है। ये जब भी किसी सत्ता में बैठी पार्टी को जरूरत होती है वो ये होता है। दूसरी चीज राजदीप जी, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि जब इस तरीके के बिल आते हैं, जहां सरकारें क्राइसिस में होती हैं, वहां इस तरीके के साम दाम दंड भेद, इन सब चीजों का यूज होता है। तो अगर होता है तो इस चीज को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने आपको एग्जांपल दिया 2008 का, अब आप कह रहे हैं कि 15 साल 17 साल पहले। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो नई परंपरा है ब्रेकिंग पार्टीज इनसाइड पार्लियामेंट। 1 मिनट, ब्रेकिंग पार्टीज एक बात होती है, किसी को अब्सटेन करवाए, वो सब आप जैसे आप कह रहे हैं। नाउ द टेंडेंसी इज आप पार्टीज ब्रेक करिए। इट्स हैपनिंग एट द सेंटर, इट्स हैपनिंग इन द स्टेट्स। मैं किसी को चुनता हूं एक पार्टी सिंबल पर, क्या होता है चुनाव के बाद आप पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ के धज्जियां उड़ा दी गई है। सुभाष देसाई जजमेंट इज वेरी क्लियर, यू कैनॉट फॉर्म अ सेपरेट फैक्शन विदाउट मर्जिंग योर पार्टी। डिस्पाइट दैट कोई स्पीकर उस जजमेंट को मानता ही नहीं है, ये हकीकत है। मैं वही कह रहा हूं सर, ये नॉर्मलाइज हुआ है। अरे मैं वही आपसे कह रहा हूं, ये वो 2 पार्टियों की बात है। जिस शिवसेना की आप बात कर रहे हैं वो एक पार्टी से 2 हुई है। दूसरी पार्टी के सांसद अगर वहां आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने किया ये सारी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, वो भी कर रही है और ये हो रहा है। और अगर कोई लीगली और कानूनी तरीके से हो रहा है, नहीं नॉर्मलाइज हुआ है, इसमें क्या है? पहले नहीं होता था। अब जब राजनीति में गिरावट आएगी तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी राजदीप जी। किसी ने तो शुरुआत की होगी कभी। ठीक है,
अब अगर मैं कहूं कि जेएमएम कांड का, तो आप फिर मुझसे कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि साहब 1991-92 की आप बात कर रहे हैं। वो नहीं है। सवाल सीधा सा ये है, जब जब राजनीति में किसी को जरूरत होती है, राजनीति में ये खेल आज से नहीं चल रहा है, हमेशा चलता है। साम दाम दंड भेद होता ही है। जनता पार्टी की सरकार कैसे गिरी थी, ये सारी चीजें हैं। इसलिए राजनीति में जो महुआ जी कह रही थी ना कि भाई सत्ता में रहने के लिए आदमी कुछ भी करता है, तो वो कर रहे हैं। इसमें कोई किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसका विरोध होगा। क्विकली अगर आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं कि अगर ये जिम्मा एकनाथ शिंदे को संभवतः दिया गया है, ऐसा बातचीत में लगा कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों को इस ओर लाया जाए, तो इसके लिए एकनाथ शिंदे का चुनाव क्यों किया गया? भाई बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के जरिए जो है इस ऑपरेशन, अगर इसको ऑपरेशन कहें तो ये काम किया। काकोली घोष ठीक है एक रेबेल उसमें थी, बट उसमें गोड्डा वाले सांसद की भी भूमिका थी, सुनील बंसल का नाम उसमें आया। एकनाथ शिंदे को ये जिम्मेदारी क्या इसलिए दी गई क्योंकि एक मैसेज उनके लिए भी है कि आप भी कुछ प्रूव करिए? वैसे भी अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे वाले गुट के शिवसेना की उतनी जरूरत नहीं है। सुनेत्रा पवार की एनसीपी का समर्थन है उनके पास, और अपने भी इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में आए हैं। उनके एकनाथ शिंदे के बिना भी सरकार बीजेपी वहां पर चलाने की स्थिति में है। तो एकनाथ शिंदे को चुने जाने के पीछे कि आप अपनी कोई उपयोगिता साबित करिए वाला भाव है, या कुछ और है कि या ये सारे सांसदों को वो पहले से जानते हैं, उनका एक कनेक्शन होगा ही क्योंकि पहले दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा थे? बिल्कुल, देखिए पहली तो ये बात 6 महीने से चल रही है। दिसंबर से हमें कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, वो कभी भी टूट सकती है। जो संसदीय दल है इसमें कई नाम है, एकनाथ शिंदे जरूर इनसे संपर्क में है, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी उनके संपर्क में रहे हैं, क्योंकि वो तो एक ही पार्टी से आए ना। 2014 और 19 के बीच में ये सब एक ही पार्लियामेंट्री पार्टी से है, तो इनके संपर्क एक अलग लेवल पर है। इनके एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता है जो बिल्कुल तैयार है ये सब करने। यू कैन नॉट कंपेयर एकनाथ शिंदे टू काकोली घोष दस्तीदार। काकोली घोष दस्तीदार इज एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन इन दैट सेंस। एकनाथ शिंदे तैयार है उस तरह की पॉलिटिक्स करने। उन्होंने महाराष्ट्र में भी दिखाया है कि एक ऐसे समय जब लोगों को लगा था कि शिवसेना जैसी पार्टी टूट नहीं सकती, एकनाथ शिंदे ने दिखाया कि मैं तोड़कर सत्ता में भी आ सकता हूं, चला सकता हूं पार्टी। तो वही जो है एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे, उनको इस पर लगाया गया है। उनकी उपयोगिता कहिए, वो अपनी लॉयल वफादारी दिखाए, ये सब अपनी जगह है। बीजेपी को एक मानना पड़ेगा, बीजेपी जानती है किस व्यक्ति को किस चीज के लिए उपयोग करना है। सुनील बंसल ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में लगाइए। निशिकांत दुबे दिल्ली की दरबार कल्चर में अब हर तरफ उसके नेटवर्क बन रहे, उसको एक जगह पर लगाइए। भूपेंद्र यादव चुनाव की रणनीति क्या करनी है उसमें लगे रहते हैं, उसको उस पर लगाइए। धर्मेंद्र प्रधान को भी इसी तरह से लगाया जाता है। जिनको जब मंत्री गवर्नेंस का काम आता है तो ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे। मंत्रियों को इसी में लगाया जाता है ज्यादातर कि ये सब करिए। उसी तरह से एकनाथ शिंदे को कहा गया है कि आप तैयार रहिए, अगर हो सके तो शिवसेना यूबीटी को तोड़िए जरूर उनको। और वो भी चाहेंगे कि अगर वो तोड़ दे तो उनकी भी जो ताकत है, उनकी भी जो अहमियत है वो थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में महाराष्ट्र में केवल देवेंद्र फडणवीस है। यहीं से मैं बातचीत को राज्यसभा चुनावों की ओर ले जाता हूं। 18 जून को 10 राज्यों की 28 सीटों के लिए वैसे चुनाव होना था। 24 उसमें से निर्विरोध चुन लिए गए हैं, उसमें से 19 एनडीए और 5 कांग्रेस के हैं। पर उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने की, इस आधार पर कि उन्होंने एक क्रिमिनल केस में की जानकारी ठीक से अपने फॉर्म में नहीं दी थी। अब क्या इसको लेकर के तमाम थ्योरीज हैं, राजनीति इस पर सूचना है क्या आपको? कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस के ही उन लोगों ने ये सूचना भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाई। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, तो बीजेपी को इसके बारे में मालूम कैसा पड़ा कि ऐसा कोई केस तेलंगाना में एग्जिस्ट करता है, शायद 2022 का केस,
मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, जिसका जिक्र वो उन्होंने नहीं किया इस फॉर्म में। वो कांग्रेस के कुछ लोगों ने पहुंचाया, वो मध्य प्रदेश के थे कि तेलंगाना के थे, या भारतीय जनता पार्टी को अपने ही सूत्रों के हवाले से ये मालूम हुआ? नहीं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी को अपने सूत्रों से मालूम नहीं हुआ। ये तेलंगाना से ये बात शुरू हुई। जब मीनाक्षी नटराजन जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना में थी, तब उनकी और रेवंत रेड्डी की बनती नहीं थी, और कुछ स्टेट पीसीसी के भी नेता थे, उनसे बनती नहीं थी। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाए, कई जो लोगों को नियुक्त किया गया उन पर सवाल उठाए, तो बनती नहीं थी। उन्हीं में से किसी ने ये बताया कि एक प्राइवेट कंप्लेंट लास्ट ईयर हुई थी, जिसमें मीनाक्षी नटराजन को भी समन किया गया है, और ये जो तेलंगाना के नेता उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी को दी या किसी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता के जरिए दी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मामले की शुरुआत तेलंगाना में ही हुई है। क्योंकि पहले जो ये कंप्लेंट भी, पहले तो ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर के खिलाफ थी, मीनाक्षी नटराजन का नाम बाद में जोड़ा गया, फिर प्राइवेट कंप्लेंट लास्ट ईयर हुई, और उस प्राइवेट कंप्लेंट में मीनाक्षी नटराजन कुछ समन्स दिए गए। अब कि मीनाक्षी नटराजन के किसी एक वकील ने मुझे कहा कि मीनाक्षी नटराजन को तो हमने शोकॉज नोटिस दी थी, उसका जवाब दे दिया था, और कोई कॉलम नहीं था उस नामांकन में कि प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में भी जिक्र करना चाहिए, और मीनाक्षी नटराजन को मालूम भी नहीं था कि उनको नंबर 4 अक्यूज्ड बनाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं उनको अंधेरे में रखा गया होगा, या तेलंगाना के कुछ पीसीसी जो नाखुश थे मीनाक्षी नटराजन से, उन्होंने ये एक तरह से मीनाक्षी नटराजन को ट्रबल में डालने, मुश्किल में डालने के लिए ये बात रखी। हमने इंटरव्यू भी किया है उस महिला से जिसने ये प्राइवेट कंप्लेंट की थी, और वो खुद मान रही है कि हाँ, मैं अफसोस जताती हूँ कि मीनाक्षी नटराजन इसमें फंस गई और उनका नामांकन नहीं आया, लेकिन ये तेलंगाना के ही कुछ कांग्रेसियों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि उस एक लीडर जो था, लोकल लीडर, जिसके खिलाफ उस महिला ने आरोप लगाए थे कि उसको सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन सस्पेंड नहीं हुआ, और मीनाक्षी नटराजन को गलत खबर दी गई थी कि सस्पेंशन लेटर इशू हुआ था। तो ये अंदरूनी जो लड़ाई है तेलंगाना में, उसका मुझे लगता है कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ा है मध्य प्रदेश में। ये तो तय है कि कांग्रेस से लगा है। अगर कमलनाथ उसके कैंडिडेट थे, वो चाहते थे कि वो राज्यसभा में आ जाए, उसके लिए पार्टी आला कमान ने अगर उनको नहीं कहा, कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से कांग्रेस के अंदर एक धड़ा ये चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन जो है वो राज्यसभा ना आए। अब इसमें कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं का शामिल होना, उसमें तेलंगाना के कांग्रेस के नेताओं का शामिल होना, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि इसकी जानकारी कोर्ट में लोगों के पास इतनी नहीं थी कि इस तरीके का कोई केस है। जैसा राजदीप भी बता रहे थे कि एक प्राइवेट केस है, उसमें उनको बाद में उनका नाम जो है वो जोड़ा गया, और शायद एक कांग्रेस ने सफाई में यही कहा है कि कोई एफआईआर नहीं थी उनके खिलाफ। एफआईआर नहीं है, लेकिन कोर्ट का सम्मन, याचिका में उनका नाम है, याचिका में उनका नाम है, कोर्ट से उनको सम्मन आया है। तो ऐसे में, और जो चुनाव आयोग से भी जानकारी आई है ना, उसमें यह है कि जो वहां पे नामांकन भरा गया, उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से उनको कहा गया कि आपने अपना, इसमें हमको जो एक कंप्लेन आई है, वो कंप्लेन ये है कि आपने अपने ऊपर एक जो केस है उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, आप इसको क्या करेक्ट करना चाहेंगी। तो मीनाक्षी नटराजन की तरफ से कहा गया कि नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और ये झूठी कंप्लेन है। कुलदीप, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो केस है, ये जो हैरेसमेंट का एक केस है, उसके अंदर ये याद रखिएगा, ये कहा जा रहा है कि एफआईआर नहीं है, मगर ये एक इशू नहीं बनता, क्योंकि अगर आप देखिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में जो सुब्रमण्यम स्वामी की कोर्ट में याचिका थी, उसमें एफआईआर जो था वो काफी समय तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 2019 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने
वो जो कोर्ट से समन थे उनको मेंशन किया था। एक पॉइंट ये एफआईआर वाले में है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि इस केस में मीनाक्षी नटराजन एक्यूज नहीं है, शी इज अ रेस्पोंडेंट। अब क्राइसिस यहां पे ये आ रही है कि ये जो आपका सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इसके अंदर एक बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है डिस्क्लोजर्स को लेकर के कि आप किस केस को रिपोर्ट करते हैं जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा हो सकती है। और इस सब को लेकर के जो हो रहा है ना, जो चार्जेस फ्रेम हुए कि नहीं, अब चार्जेस कब फ्रेम होते हैं किसी केस में, जब चार्जशीट हो जाती है और उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं ना। तो क्या है कि ये एम्बिग्विटी जो है ना, ये एम्बिग्विटी इसके पीछे है। और जिस केस में मीनाक्षी नटराजन रेस्पोंडेंट के तौर में है, शी इज नॉट द डायरेक्ट एक्यूज्ड, यहां पे ये सवाल जरूर उठने चाहिए कि इसको इसमें उनको केस में उनको उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करना ये कितना वाजिब था। दूसरा मैं एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर एक ओल्ड गार्ड डेफिनेटली ऑपरेट कर रही है, जो कि रेजिस्ट कर रही है राहुल गांधी के कंप्लीट कंट्रोल को। और वो कहीं ना कहीं लॉबी इसके पीछे है। सीनियर कांग्रेस नेताओं से बात करिए तो दे विल एडमिट दैट व्हाट इज हैपनिंग। ये जानकारी आई, कांग्रेस के नेताओं के होते हुए बीजेपी के पास गई, ये ट्रिविया है। लेकिन मूल भावना ये है कि राहुल गांधी की जो ओल्ड न्यू गार्ड है, मीनाक्षी नटराजन उसकी मेंबर है, उनके करियर को सेबोटाज कर दिया गया है इस जगह पे। जबकि अगर आप देखें तो दूसरे कैंडिडेट जो नथवानी साहब हैं, परिमल नथवानी, झारखंड से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार, बैकिंग पे समर्थित बोला जी, हाँ समर्थित। हाँ। आप देखिए कि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे, वहां पे भी बड़ा अच्छा खेल चल रहा है। यानी वन शुड नॉट इग्नोर झारखंड। वहां पे क्या हो रहा है कि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे, उनके पास एनडीए के पास मात्र 24 है, 28 चाहिए जीतने के लिए। तो एक तरह की आउटसोर्सिंग कर दी गई है कि नथवानी साहब हम तुम्हारे साथ हैं, जिनकी जरूरत है उनका जुगाड़ आप कर लो। अब नथवानी साहब का इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2008 में ये झारखंड से लेकर के 2020 12 साल ये झारखंड से राज्यसभा और बीजेपी के समर्थन सांसद रहे। 2020 में ये भला करने चले गए आंध्र प्रदेश का, वहां पे वाईएसआर पार्टी ने इनका समर्थन कर दिया। और मेरे नोट्स में यह है कि उस समय पे फरवरी 29, 2020 को कहा यह जाता है सूत्रों के द्वारा, मुकेश अंबानी खुद गए थे अमरावती और उन्होंने जाकर के वाईएसआर के जगन रेड्डी को कहा था कि इनको हमारी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट कर दिया। अब इनके नॉमिनेशन पे 2 आपत्तियां आई कि इनकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनीज एज ए डायरेक्टर इनकम्प्लीट थी और इनके नेम में डिफरेंस था। इनको टाइम मिल जाता है, इनको टाइम मिल जाता है टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। तो क्या है कि नथवानी साहब का यहां पे कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के सामने जो कांग्रेस वगैरह ने अपील की थी वो सब खारिज हो जाती हैं और वो सामने आ जाते हैं। अब देखिए वहां क्या हो रहा है। झारखंड विल बी अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी कि झारखंड में जेएमएम जो थी वो चाहती थी कि दोनों सीटें जो खुली हैं राज्यसभा की वो झारखंड को जेएमएम को मिलनी चाहिए। जेएमएम के एमएलएज ने सर्वसम्मति से कह दिया हेमंत सोरेन को ये सीटें हमें भी मिलनी चाहिए, कांग्रेस को नहीं दी जानी चाहिए। तय हुआ कांग्रेस से बातचीत के बाद कि जून 5 को हम फैसला करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिले या कांग्रेस को मिले या ना मिले। 5 जून को फैसला होना था। 4 तारीख को कांग्रेस अनाउंस करती है कि प्रणव झा जो कि काफी करीबी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। अब उसको लेकर के वहां पे उथल पुथल मची हुई है। हेमंत सोरेन नीति आयोग की मीटिंग के लिए दिल्ली आते हैं। अब कयास क्या लग रहे हैं, एक तरफ तो एमएलएस का दबाव है, एमएलएस का दबाव है कि कांग्रेस को नहीं समर्थन देना, कैंडिडेट हमारे होने चाहिए थे। दूसरी तरफ नथवानी साहब का जो उनका मनी बैग होने का जो उनका क्रेडिट है उनको मिलता है कि वो ऐसा है कि उसके अंदर आइडियोलॉजी काम नहीं करती, सब कुछ काम नहीं करती। उनको झारखंड के लोगों को भी इतना प्रेम है उनसे, आंध्र प्रदेश के लोगों को भी उनसे प्रेम है, उनको जिता के भेज देते हैं कि अब वो दबाव भी है। तीसरा दबाव फैक्टर आ रहा है कि 2 केसेस हैं ईडी के हेमंत सोरेन के खिलाफ। एक है केस एक जमीन का है, कुछ 8 एकड़ की जमीन है, दूसरा एक माइनिंग का केस है। अब उसको लेकर के हेमंत सोरेन पे भी दबाव है। तो क्या थिंग्स विल रोल अगेन इन फेवर ऑफ ए मनी बैग और वहां पे पार्टी लाइन होगी। आखिरी पॉइंट मेरा यह भी है कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, लॉयर
अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं। ये कांग्रेस इस तरह के कामों में क्यों चूक में रह जाती है कि गोवा में अगर गोवा में नंबर ज्यादा है, उसके बावजूद वो क्लेम करने में देर कर देते हैं। मीनाक्षी नटराजन का एक छोटी सी एरर के कारण नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। आई थिंक कांग्रेस ऑल्सो नीड्स टू पुट टुगेदर इट्स एक्ट। ये जो कांग्रेस की डेफिशिएंसीज निकल के आती है ना अक्सर, कि एफिडेविट कमजोर रह गया, ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी इज सर्वे सर्वा है पार्टी के, उनके राज में इतनी अलर्टनेस होनी चाहिए कि बीजेपी प्रेडेटरी है, तो आप उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? आई थिंक वहां पे जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, अब झारखंड में जो स्टोरी हो रही है, लेट्स सी व्हाट द कांग्रेस रियली डज अबाउट इट। बिल्कुल, झारखंड में राज्यसभा चुनाव मजेदार होंगे क्योंकि 81 सदस्यों की विधानसभा है और 28 सदस्य चाहिए एक सांसद को जिताने के लिए, और एनडीए के पास 24 विधायक हैं, 21 बीजेपी के पास हैं, यानी एनडीए को 4 और विधायकों की जरूरत है, इसलिए ट्विस्ट की अपेक्षा कीजिए। नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।